हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये पीपीटी फॉर्म में मैं इसको इस बार पढ़ाने वाला हूं। और योजना मैगजीन जुलाई 2021 की आप लोगों के सामने पेश है। इसका जो आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, ओरिजिनल पीडीएफ मैगजीन की भी डाल दूंगा और ये पीपीटी वाली पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और साथ ही एनोटेड पीडीएफ भी यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। वो सब टेलीग्राम चैनल पर आपको नीचे मिलेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, उसके बाद ये मैगज़ीन 22 रुपये की है, आप मार्केट से भी खरीद सकते हो। देखिए, ये जो मैगज़ीन है इसका जो प्रिंट है वो ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इस वजह से इसको पीपीटी फॉर्म में बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर असर पड़ता है और इन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में इस मैगज़ीन के अंदर डिस्कस किया गया था। अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है तो आपको ध्यान से सुनना है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें इंडिया के, तो किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ से निकल सकते हैं। देखिए, 10-12 ऐसे टॉपिक हैं जो कि एवरग्रीन टॉपिक हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिलेटेड। गौर से सुनिएगा। जैसे मैं बात करूं, पहला टॉपिक बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी का मुद्दा हर समय गरमाया हुआ रहता है, तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का मुद्दा यहाँ पर हमेशा आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो आपका आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, वो सॉरी शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, वो सब आपको यहाँ पर देख करके रखनी है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है फ्लड्स की और फ्लैश फ्लड्स की। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के सराउंडिंग रीजन में स्पेशली नाशाम, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि फ्लड की सिचुएशन यहाँ पर बनी रहती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके बात करें तो ऑयल स्पिल की कंडीशन भी यहाँ पर देखी गई है। ऑयल के जो आपके एक्सकेवेशन साइट्स होती हैं वहाँ पर आपको ब्लास्ट की सिचुएशन देखने के लिए मिलेंगी। तो पिछले 1-2 साल में ऐसी सिचुएशन आई है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन वहाँ से निकला है, लेस चांसेस हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है यूनिक इकोसिस्टम या ज्योग्राफी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी यहाँ पर निकल सकता है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन खास निकलता है यूनिक कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये थोड़ा आपका लगता नहीं कि पूछा जाएगा, क्योंकि पूरे इंडिया की कल्चर के बारे में लगभग यहाँ पर पूछा जाता है। बट आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एक इशू नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है कि बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रिलेशन किस तरीके का है। तो पूरी इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश के साथ तो आता ही है, लेकिन आपको पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट का भी पूछा सकता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश से ज़्यादा माइग्रेंट जो हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका पूछा जा सकता है, एक होती है चिकन नेक जिसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ओके, उस पर चाइना का क्या थ्रेट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल इश्यूज़ के रूप में। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि एक अगला क्वेश्चन कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो मेन लैंड इंडिया से डिसकनेक्टेड रहा है। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है इस चीज़ को कि उसको मार्जिनलाइज किया जाता है। ओके, तो कुल 24 या 25 किलोमीटर की वो चिकन नेक आपको वहाँ पर मिलेगी। उसके द्वारा आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो मेन लैंड इंडिया से अलग बताया जाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल इशूज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कवर नहीं होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये वाला बनता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी आपने पढ़ा होगा कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जाने के लिए हमारी पॉलिसी है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक अगला जो पॉइंट यहाँ पर बनता है, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वो क्वेश्चन बनता है हाइड्रो पावर इशूज़ प्रोजेक्ट। मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा बहुत सारे बनाए जा रहे हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर और अलग अलग रिवर्स पर जो कि इंडिया की तरफ को फ्लो होती हैं, उससे आपका इम्पैक्ट होता है वाटर शेयरिंग इन इंडिया। तो आपको दिखेगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रिवर्स हैं उनमें पानी की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि फार्मर्स एंड ट्राइब्स हैं वो सब वहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर आप देख सकते हो कि नीति आयोग का डेवलपमेंट एजेंडा भी आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा बाय नीति आयोग, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि नॉर्थ ईस्ट एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम पूरे इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक बहुत माइन्यूट सा क्वेश्चन यहाँ पर निकलता है, स्पेशल आर्टिकल ऑन बैम्बू पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैम्बू का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो बट ये बहुत ही आपको लगेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बांग्लादेशी माइग्रेशन का मैंने आपको यहाँ पर बताया। माइग्रेशन साथ ही साथ आपको और भी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं जैसे म्यांमार है, उनका भी इशू यहाँ पर कवर किया जाएगा इन द माइग्रेशन। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा
कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर स्पेशली इन असम आपको सेपरेट स्टेट्स की डिमांड देखते हुए मिलेगी। तो पॉलिटी का ये इशू आपका बहुत ही गंभीर हो जाता है कि डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसके ऊपर आपका इशू यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद एक हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव यहाँ पर बनता है, और हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, उसके ऊपर एज अ हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर आपसे इंपॉर्टेंस भी पूछा जा सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मॉडर्न इंडिया के अंदर, कि किस तरीके से उसने आपका द्वितीय विश्व युद्ध में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस था, या उसके पहले क्या इंपॉर्टेंस था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अपना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंपॉर्टेंस है, मतलब उसकी जो क्षमता है हाइड्रो पावर जनरेट करने की, उसको हम किस तरीके से हार्नेस कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कुल मिलाकर के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं लगभग 18-19 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से निकलेंगे। ठीक है, 18-19 क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट इंडिया से निकलेंगे। अब ये जो मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन के अंदर ये सारे क्वेश्चंस कवर नहीं होते हैं। इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ही कवर होते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा 1-2 पॉइंट्स और भी अलग से मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन तक यहाँ पर निकलते हैं, और मैगज़ीन के अंदर आप 5 से 6 क्वेश्चन ही कवर कर पाओगे। बाकी जो मैंने बोला उसको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जानबूझ करके स्लाइड में नहीं डाला कि आप पढ़ोगे उसको, मैंने जानबूझ करके इसको बोला है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी। ये हमारी आपको मिलेगा कि कंटेंट है, इसमें हम बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने वाले हैं। जितना आपके परीक्षा के काम का है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। ओके, तो इनको छोड़ते हैं और सीधे आगे चलते हैं। ये है एडिटोरियल। एडिटोरियल पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ें आपको अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी, इंट्रोडक्शन वगैरह सब। ठीक है, तो ऐसा स्टॉप का निशान भी आपको कई जगह पर लिखा हुआ दिखेगा, इसका मतलब है कि आपको उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। पहला जो कवर पेज का आर्टिकल था वो था एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर डिस्कस किया गया था अबाउट द PAT स्कीम, जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम। तो हम इस स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत ही क्लियरिटी में देखनी पड़ेगी। 1080 में यहाँ पर आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा हो सके तो। ठीक है, तो देखते हैं कि ये सब चीज़ें मैंने अलग से लिखी हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नोट किया है। तो मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या होती है स्कीम। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मैगज़ीन का इंक्लूड नहीं किया गया होगा, सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। ये स्कीम का नाम है परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम, जिसको PAT स्कीम यहाँ पर कहा जाता है। और ये स्कीम लॉन्च की गई है, याद रखना, बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, BEE के द्वारा ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। हमारा मकसद क्या है कि इंडिया का जितना भी एनर्जी कंजम्पशन है, जितना भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, उसको रिड्यूस किया जाए, साथ ही प्रमोट किया जाए एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी अमंग स्पेसिफिक एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा खपत है, उनमें हम किसी भी तरीके से एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि कम से कम एनर्जी लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पर वो कर पाएँ, इस तरीके का काम यहाँ पर होगा। तो याद रखना, PAT एक साइक्लिक स्कीम है, मतलब हमने 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, अलग अलग साइकिल्स में ये स्कीम को यहाँ पर चलाया है। वेयर सर्टेन नोटिफाइड एनर्जी इंटेंसिव यूनिट, याद रखना, सर्टेन नोटिफाइड एनर्जी इंटेंसिव यूनिट जो बहुत ज़्यादा एनर्जी की खपत करती हैं, उन पर हम कुछ तरीके का थ्रेशोल्ड लगाएंगे कि आप सिर्फ इतनी ही एनर्जी यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ ही हम उनको देंगे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन रिडक्शन टारगेट कि आपको इतनी एनर्जी कम यूज़ करनी है अपने प्रोडक्शन को बरकरार रखते हुए ओवर अ साइकिल ऑफ 3 ईयर, 2 ईयर और 4 ईयर। ठीक है, वो साइकिल भी मैं अभी आपको गिनाऊंगा किस तरीके की होती हैं। तो PAT स्कीम और द परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम ये लॉन्च की गई बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन जुलाई 2012 की स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो इस स्कीम के बारे में अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो हम इसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करेंगे। क्यों? जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, एनर्जी उतनी ही आए लेकिन आउटपुट ज़्यादा निकलने की कोशिश हमें यहाँ पर करनी है। इस स्कीम के अंदर आपको एक दूसरा भी इशू मिलेगा जो है आपका एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि आपके ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। आपने कार्बन ट्रेडिंग का नाम सुना होगा। उसके अंदर क्या है कि अगर आप जितना ज़्यादा CO2 जनरेट कर लेते हैं, अपनी लिमिट से ज़्यादा जनरेट कर लेते हैं, तो आप उस CO2 को ट्रेड कर सकते हैं दूसरी कंट्री को, और उससे आप पैसे ले सकते हो, टेक्नोलॉजी ले सकते हो,
कुछ भी ले सकते हो। देखिए हमारा जो टारगेट होता है एक ब्रॉड लेवल पर, हमारा टारगेट होता है कि हम पूरी की पूरी हम ओवरऑल चीज़ों को यहाँ पर देखें। अंदर छोटे छोटे लेवल पर क्या हो रहा है, एक कंपनी ने कितना कम किया कितना नहीं किया वो नहीं, ओवरऑल कितना कम हुआ हमें वो जानना है। तो चाहे इस कंपनी ने सारा का सारा करा हो या इस कंपनी ने बिल्कुल नहीं करा हो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं, हमें ओवरऑल देखना है कि हमारा टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बात की जा रही है और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की यहाँ पर पीएटी स्कीम के अंदर इस चीज़ को डाला गया है। तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि कोई इंडस्ट्री है तो उसने अगर अच्छा खासा प्रोडक्शन यहाँ पर कर लिया है, उसने अगर एनर्जी को ज़्यादा सेव कर लिया है, अपने दिए हुए टारगेट से उससे ज़्यादा बचाया है, तो वो अपनी बचाई हुई एनर्जी को सर्टिफिकेट के रूप में ट्रेड कर सकता है और उसके बदले पैसे ले सकता है या फिर कोई टेक्नोलॉजी ले सकता है। बात समझ में आई आपको? तो ये आपको समझ में आएगा, द सर्टिफिकेट कैन बी ब्रॉट बाई अदर कंपनीज। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी थी और इस स्कीम के अंदर से आपको यहाँ से इतना ही निकलेगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें 2020 तक देखें तो आपका इस स्कीम के अंदर 13 मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स को कवर कर लिया गया है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट है, रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल हैं, रेलवे हैं, अदर्स हैं। इस तरीके की आपकी बहुत सारी जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर हैं उनको हमने कवर कर लिया है 2020 तक इसके अंदर। ओके, CO2 जनरेट होती है, मिलियंस टन्स ऑफ CO2 यहाँ पर जनरेट होती है, तो वो भी यहाँ पर कंट्रोल की जा सकती है। जितना कम एनर्जी कंज्यूम होगा उतनी ही कम CO2 यहाँ पर जनरेट होगी। उसके बाद पीएटी की बहुत सारी साइकिल्स आपको दिखेंगी, जैसे सबसे शुरुआत जो हमने की वो 2012-13 में इस स्कीम की शुरुआत की और 2014-15 तक हमने इस स्कीम को चलाया। ओके, इस स्कीम की आपको मिलेगा इसकी 3 साल तक के लिए स्कीम थी और पहली साइकिल इसकी 3 साल के लिए थी। इसके अंदर हमने फोकस किया एल्यूमिनियम, फर्टिलाइज़र, थर्मल पावर, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल। ओके, ये आपको मिलेगा क्लोर एल्काई, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, इन सब के ऊपर हमने यहाँ पर फोकस किया साइकिल 1 में। साइकिल 2 में भी हमने यहाँ पर फोकस किया, नए सेक्टर्स इंक्लूड किए, जैसे रेलवे सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनको डिस्कॉम्स कहा जाता है। उसके बाद तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, पाँचवीं, छठी साइकिल, ये सब चलता रहा। छठी साइकिल जो है आपकी अप्रैल 2020 के अंदर यहाँ पर चलाई गई, 2020-21 से लेकर के 2022-23 तक ये साइकिल यहाँ पर चलेगी। तो इसके अंदर हमने 6 सेक्टर को नोटिफाई किया, जिसके अंदर आ जाते हैं सीमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग, होटल्स, यानी कि आपके आ जाएंगे आयरन एंड स्टील, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं। आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि पीएटी स्कीम जो है उसका मकसद क्या है। ओके, तो उसका मकसद तो मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया, ये दोनों मकसद इसके यहाँ पर हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन गलत ना हो उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। ये आपका मिलेगा कि पीएटी की जब हमने पहली साइकिल चलाई थी यहाँ पर 2012-13 से लेकर के 2014-15 तक, तो किस तरीके से टारगेट्स हमने रिड्यूस किए थे। ये आपको मिलेगा कि दूसरी जब हमने यहाँ पर साइकिल चलाई थी तो किस तरीके से टारगेट्स हमने यहाँ पर यूज़ किए थे। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने डाल दिया आपको कि किस तरीके से काम चलता है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया था अबाउट द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, क्यों? क्योंकि ये स्कीम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बनाया गया था अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर और इसको बनाया गया था 2002 में। 2002 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को बनाया गया अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीज़ें समझनी है। आपको इसका मिशन मिल जाएगा कि किसी भी तरीके से आपको असिस्ट करना है इन डेवलपिंग पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज जो कि आपकी फोकस करती हैं टू रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी टू द इंडियन इकोनॉमी विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो नाम से ही स्पष्ट है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कंपनीज़ की एनर्जी एफिशिएंसी को यहाँ पर किसी भी तरीके से बढ़ाना है, एनर्जी के कंजम्पशन को कम से कम रखना है, जबकि आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है। उसके लिए सारी पॉलिसीज़ ये बनाएगा, सारी स्ट्रेटजीज़ ये बनाएगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कोलेबोरेशन करेगा, पार्टनरशिप करेगा, ताकि अच्छे से सभी सेक्टर के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को एडॉप्ट किया जा सके। बात समझ में आई? बस इतना पढ़ना था आपको इस साइड से, बस बात खत्म हो गई। राइट, तो ये हमारा जो कवर आर्टिकल था यहाँ पर, ये वाला, ये आर्टिकल हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। तो मैंने यही सब स्क्रीनशॉट्स ले लेकर के वहाँ पर डाले हैं आपको क्लियरली समझाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कवर कर लिया। अब चलते हैं आगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब मैगज़ीन के अंदर एक बहुत ख़ास पेज दिया गया था, वो आपका लास्ट में दिया गया था। तो वो ख़ास पेज ऐसा था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं। अगर आपने इन 2 स्लाइड्स को यहाँ पर पढ़ लिया तो आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये बात गारंटी से आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यही एक खूबी होती है कि आप सिर्फ 2 स्लाइड्स पढ़कर नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई भी ऐसे लिख पाओगे।
बात समझ में आई? बट देखना पूरी वीडियो, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। पहला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम 2 स्लाइडें देखेंगे ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए। बहुत बहुत सुंदर ओवरव्यू इन 2 स्लाइड से आपको मिलेगा। पहला हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की क्या क्या स्ट्रेंथ है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा क्या है कि हम उसको पूरे नेशनल की इकोनॉमी को बढ़ाने में बूस्ट कर सकते हैं, पूरे नेशन को वहाँ पर प्राइड फील करवाएगा। ऐसा क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको बहुत सारे टूरिज्म अट्रैक्शंस मिल जाएंगे, जैसे ब्लू माउंटेन्स मिल जाएंगे आपको मिजोरम के अंदर, पलक लेक मिल जाएगी आपको मिजोरम के अंदर, कांगला फोर्ट मिल जाएगा मणिपुर के अंदर, माजुली आइलैंड मिल जाएगा जो कि एक रिवर आइलैंड है असम के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ये आप पीटी में भी पूछ सकता है, ब्लू माउंटेन मैच ऑफ द फॉलोइंग में। ठीक है, तो इनको याद रखिए। तो अब अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो ये एग्जाम्पल डालो 4 और आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई? दूसरा आपको मिलेगा प्रेजेंस ऑफ एन इथनिक ट्राइबल कल्चर ईच विद यूनिक कस्टम एंड ट्रेडिशन। सबसे ज़्यादा ट्राइबल जो है वो आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको मिल जाएंगे। उनके बाद उनकी यूनिक कल्चर मिल जाएगी। इसका मतलब है कि वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो रिच डाइवर्सिटी है। इथनिक कह लो, ट्राइबल कल्चर कह लो, सब बहुत ज़्यादा है। नई कस्टम्स है, नई ट्रेडिशन है। आज भी जब हम बैम्बू की बात करते हैं तो हम बैम्बू की बात नॉर्थ ईस्ट में करते हैं। ट्राइबल्स एरियाज़ की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, ये आपका जो है ये आपका सबसे ज़्यादा विकास उधर की साइड ही कर रहा है। ठीक है, तो फोकस हमारा इस तरीके से रहता है। तो आपको मिल जाएगा चाय के अच्छे खासे यहाँ पर भंडार मिल जाएंगे आपको। साथ ही द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज़ अ वेरी वेल परफॉर्मिंग जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो एक इशू आपको यहाँ भी मिल जाएगा कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही बैम्बू के रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं, ये मैंने आपको बताया। हैंडलूम इंडस्ट्री एंड द वीविंग इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर बसी हुई है। लोकल कम्युनिटी इसके अंदर पूरी तरीके से स्किल्ड है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड व्हाट आर द वीकनेसेस। ठीक है, तो और हम इसे किस तरीके से हार्नेस कर सकते हैं, इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल आपसे नॉर्थ ईस्ट से पूछेगा, स्टेट वाइज डाटा नहीं पूछा जाएगा, समझो आप इस चीज़ को। द एबंडेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे लाइमस्टोन आपको मिल जाएगा। ओके, और हाइड्रो पावर पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, जब भी तो फ्लड आती है। आइडल क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। मेघालय लीजिए, गारो खासी हिल्स ले लीजिए। ठीक है, सेफ क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी मेगा इंडस्ट्रीज़ उसके अंदर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रीज़ की कमी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं है, वहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। अब चलते हैं वीकनेसेस की तरफ कि क्या वीकनेसेस हैं। लैक ऑफ प्रॉपर कनेक्टिविटी, मैंने आपको बताया कि सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के द्वारा 24 किलोमीटर से जुड़ा हुआ है, इसके कारण कनेक्टिविटी की बहुत ही आपको कमी देखने के लिए मिलेगी। ए लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन कंप्राइज द हिली टेरेन आपको मिल जाएगा, और साथ ही डिपेंडेंट करता है ऑन द रोड नेटवर्क विच इज़ नॉट पर्टिकुलरली गुड। रोड नेटवर्क भी अच्छा खासा नहीं है। साथ ही ऑल्सो लेसर नंबर ऑफ एयरपोर्ट रिड्यूस कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स की भी आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी कम मिलेगी। साथ ही आपको मिलेगा कि लिमिटेड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं। टूरिज्म के लिए आप जा तो सकते हो, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ बहुत ही कम मिलेंगी। ठीक है, तो डिमांड जितनी है नॉर्थ ईस्ट की, उस हिसाब से आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, टूरिज्म फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद स्केर्सिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर मिलेगी। फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन द मानसून टेक मेक्स प्लेस इनएक्सेसिबल। तो ये मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र की सराउंडिंग रीजन्स में कितनी ज़्यादा मात्रा में फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स यहाँ पर आती हैं। लॉज इन द स्टेट लाइक द लैंड एक्विजिशन ट्रांसफर नीड टू अलाइन विद द विजन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड मेक द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, तो आपको ये चीज़ें भी मिल जाएंगी कि बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में खुद ही बनाने होते हैं अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आप उन रीजन्स में बिना परमिशन के, ट्राइबल्स की परमिशन के बिना आप वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये सब हर्डल्स हैं, लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें इस चीज़ की, तो ये सब बेनिफिट भी करता है ट्राइबल्स को। ओके, तो आपने ILP का प्रोग्राम भी सुना होगा, इनर लाइन परमिट का। ठीक है, आप बिना परमिशन के अंदर भी नहीं घुस सकते। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि प्रोजेक्ट्स डिलेड इन इम्प्लीमेंटेशन कोजिंग डेवलपमेंट लैक्स और लैंडलॉक्ड स्टेट। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं और सराउंडिंग स्टेट्स के साथ उनकी अच्छी खासी बातें नहीं बनती हैं। ओके, तो ये आपको स्ट्रेंथ मिलेंगी और ये आपको वीकनेसेस मिलेंगी, दोनों को रट लेना, कम से कम इनको तो रट लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मैंने बताया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप है, तो उसका हम यहाँ पर पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्टेट, जो कि मानसून के दौरान आपका टूरिस्ट स्पॉट्स को डेवलप किया जा सकता है बाय यूजिंग द फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये तो पूरे इंडिया के अंदर करना चाहिए, नॉट इन स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके,
लिंकेजेस टू एग्जिस्टिंग टूरिज्म सर्किट्स एंड फर्दर सर्किट डेवलपमेंट। तो जो टूरिज्म सर्किट हैं उनको भी वहाँ की तरफ डेवलप करना चाहिए। फोस्टरिंग कोऑर्डिनेशन विद अदर स्टेट्स ऑन डेवलपिंग टूरिज्म, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए अदर स्टेट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। साथ ही आप देखेंगे ट्रेड कैन बी ड्रास्टिकली बी इम्प्रूव्ड बाई इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड द एक्सेसिबिलिटी। तो ट्रेड जिसके कारण आपका डेवलपमेंट यहाँ पर कम रह गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, उसको भी यहाँ पर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके इस गैप को पूरा किया जा सकता है। उसके बाद कुछ थ्रेट भी यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को क्या थ्रेट यहाँ पर हैं। तो ओवर यूज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन कुड लीड टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वीकनिंग ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आई आपको? तो ये तो ओवर यूज है, कमर्शलाइजेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन का पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है और ये कॉमन इशूज़ हैं, ये कॉमन इशू है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अपवाद नहीं है। दूसरा मिलेगा कि रीजनल कनेक्टिविटी कंसर्न्स, जो कि हम बार बार बता रहे हैं आपको। तीसरा मिलेगा कि लैंड बैंक्स एंड लैंड अवेलेबिलिटी इफ नॉट एड्रेस्ड विल लिमिट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर का क्या, पीपीपी मॉडल के आधार पर भी आप वहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकते। मैंने आपको दो इशूज़ यहाँ पर बता दिए कि एक तो शेड्यूल 6 के अंदर जो लॉज बनाने की पावर वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के पास भी है और साथ ही आपको ILP परमिट भी वहाँ पर दिखेगा। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ द लोकल पीपल टू अर्बन एरियाज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट। तो हम रूरल एरिया के अंदर माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण आपका माइग्रेशन देखने के लिए मिलेगा टू द अर्बन एरिया। तो ये भी आपका जनरल इशू है, इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इन पर ही टाइम आपको देना था। बाकी मैगजीन तो अभी मैं ख़त्म कर दूंगा 1 घंटे के अंदर ही, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, मैगजीन के अंदर अब कुछ नहीं है खास, ठीक है। बस पहला आर्टिकल आपको पढ़ना है जो कि आपका ये है, स्पेशल फोकस ऑन मिजोरम गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, लीड आर्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आर्टिकल सबसे लास्ट में है जो कि आपका एनवायरनमेंट के ऊपर है, वो बहुत ही खास आर्टिकल है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि मिजोरम के बारे में हम क्या जान सकते हैं। स्पेशल आर्टिकल मिजोरम के ऊपर था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। इस आर्टिकल को 10 या 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मिजोरम वर्ड का अगर आप मतलब देखें, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ द मीजो पीपल, और इसके अंदर आपको मिलेगा द वर्ड मीजो इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर ए नंबर ऑफ ट्राइब्स एंड क्लैंस सच एज द लुसाई, लाई, मारा, हमार, पटाई, ठीक है, पैटी। तो इन सब के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि कौन कौन सी ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं, क्योंकि पीटी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद आपको प्रायर टू द ब्रिटिश रूल्स द डिफरेंट मीजो ट्राइब्स, आपका सॉवरेन जो चीफ डॉम्स थे, जो कि आपके फॉरेस्ट को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, उनके पास आपको ये मिल जाएगा कि ये जो ट्राइब्स थी उनके अंडर में यहाँ पर वर्क करती थी। और ये जो एरिया है आपका, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा जाना जाता था एज द लोसाई हिल्स, और फॉर्मली ये जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना वो 1895 के अंदर ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस यहाँ पर अटेंड किया। लुसाई हिल्स को यहाँ पर चेंज कर दिया गया टू द मीजो डिस्ट्रिक्ट, और इसको असम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। 1972 में इसको यूनियन टेरिटरी एज मिजोरम बना दिया गया, और उसके बाद आपको जब यहाँ पर इंसर्जेंसी हुई, उसको हम डिस्कस करेंगे, तो मिजोरम को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया 1987 में। तो ऐसे मिजोरम की कहानी यहाँ पर चली। ओके, इसके बाद चलते हैं आगे। नॉर्थ ईस्ट का एक ओवरव्यू, और मैं कह सकता हूँ इंट्रोडक्शन, कोई भी ऐसे आए ये वाला इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पर छाप देना है। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ें दी गई हैं। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको 8 स्टेट यहाँ पर मिलेंगे। अबेंडेंट पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल है बता चुका हूँ, इसीलिए ही बताया है कि बार बार ना बताना पड़े। ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी खासी वहाँ पर मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी, डाइवर्स कल्चर है, लैंग्वेज है, कस्टम्स हैं, ट्राइब्स है, बहुत सारी चीज़ें, डिफ़िकल्ट टेरेंस हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, एंड लिमिटेड कनेक्टिविटी भी मिलेगी। मुझे नहीं लगता अब मुझे इन सब वर्डों को समझाने की ज़रूरत है, ये सब क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है, कि किस तरीके की बातें यहाँ पर चल रही हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि द रीज़न, जो कि मैंने आपको बताया सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक के द्वारा सिर्फ 22 किलोमीटर की स्ट्रेच के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि आपका इसके द्वारा यहाँ पर सिर्फ जुड़ा हुआ है, और इसी के द्वारा हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई है मेन लैंड इंडिया के द्वारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर इस तरीके से समझना है, इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो चिकन नेक के द्वारा तो ये आपका मेनलैंड इंडिया से जुड़ा हुआ है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट की एक खास बात ये है कि नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है हमारा, वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी यहाँ पर बनाता है, जैसे बांग्लादेश के साथ है, जैसे म्यांमार के साथ है, ऊपर आपका भूटान हो गया, चाइना यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इनके साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी यहाँ पर बनाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। अब हम चलते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ फोकस करता है, तो आपको मिलेगा कि एक डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अलग से DONER डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया गया था सन 2001 के अंदर। इसको फुल फ्लेज मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, इट बिकेम अ फुल फ्लेज मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2004। 2004 में इसको मिनिस्ट्री बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ DONER इसको यहाँ पर कहा जाने लगा। ओके तो मिनिस्ट्री ऑफ DONER हमने खास तरीके से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बनाई है, और इसका जो मेन काम है ये नोडल डिपार्टमेंट की तरह वर्क करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और डील करता है विद द मैटर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द 8 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर 8 स्टेट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको आपका यही सोल्व करने की कोशिश करता है। इसके अंदर आपको एक स्कीम मिलेगी जिसका नाम है नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज, NLCPR स्कीम। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी देखेंगे। और इसके बाद हमने ये स्कीम शुरू की नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम NESIDS। तो हम जानते हैं पहले कि नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज स्कीम थी क्या, तो ये स्कीम हमने 1998 के अंदर यहाँ पर शुरू की थी, और इसके बाद ये स्कीम प्लानिंग कमीशन के अंदर यहाँ पर बनाई गई थी, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया जब हमने 2001 के अंदर DONER नाम का डिपार्टमेंट यहाँ पर तैयार किया। ओके इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव जान लो, काफ़ी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू फुलफिल द गैप इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गैप्स रह गए हैं उनको पूरा करना है, क्योंकि आपको बताया कि डेवलपमेंट अच्छा नहीं है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, उसी को हमें यहाँ पर कम करना था। ओके तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनको प्रायोरिटीज़ देनी थी बाय दिस डिपार्टमेंट, इसीलिए ही ये डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया गया था। एनुअल बजटरी एलोकेशन भी यहाँ पर मिनिस्ट्री को दिया जाता है कि वो NLCPR जो स्कीम है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है उनकी फंडिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एनुअल बजटरी एलोकेशन भी दिया जाता है, और ये सब शेयर भी किया जाता है सेंटर स्टेट के बीच में 90-10 के बेसिस पर। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी स्कीम नहीं है। ओके उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि स्कीम को लगातार रिवाइज भी किया गया है। रिवाइज करने के साथ साथ आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर 8 स्टेट में अच्छी तरीके से वर्क चल रहा है। अब बिल्कुल इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव बहुत है और इतना भी ज़्यादा ज़रूरी स्कीम नहीं है, तो आप इसको इतना ही देखेंगे। ओके ऑलराइट, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर वर्क चल रहे हैं। उसके अलावा आपको मिलेगी एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है, एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मिलेगी जो कि पर्टिकुलरली एक रीजनल लेवल पर वर्क करने के लिए हमने यहाँ पर बनाई है। इज़ अ स्टैट्यूटरी रीजनल प्लानिंग बॉडी जो कि मेन फोकस करेगी टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, फॉर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट भी हमने यहाँ पर पास किया 1971 के अंदर। ऑल द गवर्नर्स और द चीफ मिनिस्टर ऑफ द 8 स्टेट्स, जितने भी 8 स्टेट इसके अंदर आए, ओके, उन सबके चीफ मिनिस्टर्स ने, गवर्नर्स ने इसके मेंबर्स की मतलब इसकी मेंबरशिप यहाँ पर ले रखी है, और वो सभी इसके मेंबर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन एंड द DONER मिनिस्टर एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन। तो PT के पॉइंट है, ये सब PT के लिए बताया था मैंने आपको, ये सब आपको याद रखना है। ये दूसरी चीज़ भी PT के लिए ही है, ये वाली और DONER वाली, इसको भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो ये सब पॉइंट आपको इस तरीके से यहाँ पर याद रखने, भूल मत जाना। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में ये पैराग्राफ डिस्कस कर लिया गया है। ये पैराग्राफ भी डिस्कस कर लिया गया है शुरू में कि इसका मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ द मीज़ो पीपल, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा कल्चर एंड रिलीजन के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि इतना डिटेल में हमें यहाँ पर नहीं जाना है, बट हम एक दो चीज़ यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ ट्राइबल डांस यहाँ पर मिलेंगे जो कि आपके PT के लिए बहुत ही काम के हो सकते हैं। ट्राइबल डांस के अंदर आ जाते हैं जैसे चीरो, बैम्बू डांस इसको कहा जाता है। दूसरा आ जाता है सरलमकाई, तीसरा आ जाता है ये आपको मिलेगा चेलम, ठीक है। दूसरा उसके बाद आ जाता है खुल्लम, ठीक है। तो इस तरीके का नाम है, अगर प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप नाम इनको रटना है आपको, यहाँ से ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मिलेंगे जिनसे आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पोलकुट, छपछारकुट और मिमकुट, ये तीनों कौन से स्टेट के फेस्टिवल हैं। तो याद रखना, मिज़ोरम के स्पेशल फेस्टिवल आपको ये यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर भूलना नहीं है, तीनों के नाम लिखे हुए हैं, इग्नोर नहीं मारना बिल्कुल भी।
ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आपके इस स्टेट के अंदर यहाँ पर घुसे, इन्होंने इसको एनेक्स कर लिया, उसके बाद आपको मिलेगा कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए बहुत सारी पॉपुलेशन को यहाँ पर कंट्रोल किया। और क्रिश्चियनिटी अगर आप इस समय देखें तो स्टेट की 87% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी ही मिलेगी, और उसके बाद बाकी की जो 8% या जो पॉपुलेशन बची उसमें बाकी सारे लोग आ जाते हैं। ओके, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और राइट, तो इस तरीके के आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया। उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है मीज़ो इंसर्जेंसी के बारे में, इसको जान लेते हैं, आपको मिलेगा नहीं अच्छा खासा कहीं पर भी, तो यहीं से ही इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पर चले हैं। ओके ओके, तो मीज़ो इंसर्जेंसी के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी 1966 से लेकर के 1986 तक यहाँ पर बहुत तेज़ी से चली। क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो मीज़ो हिल्स हैं उसको पार्ट बना दिया गया था असम का एक स्टेट के रूप में, तो असम के एक स्टेट के रूप में इसको पार्ट बना दिया गया था। इसके बाद इसके अंदर एक घटना हुई, उस घटना का नाम है MAUTAM, तो नाम याद रखना है आपको इस घटना का। और ये घटना है क्या, उसके बारे में सुनिए। तो हर 48 साल के बाद यहाँ पर एक केस यहाँ पर होता है, उसको कहते हैं MAUTAM। इसके अंदर होता क्या है कि बैम्बू की फ्लोबरिंग यहाँ पर होती है, बैम्बू की फ्लोबरिंग यहाँ पर होती है, मतलब मैंने बैम्बू की आपको बताया कि अच्छी खासी डिमांड इधर की साइड है, तो बैम्बू की फ्लोबरिंग यहाँ पर होती है। उसके बाद प्लेग ऑफ इंसेक्ट्स एंड रेड्स भी देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण एग्रीकल्चर फेमाइन यहाँ पर आए। ओके, तो एक बहुत ही हार्श कंडीशन यहाँ पर बन गई, उसके कारण आपके एग्रीकल्चर फेमाइन यहाँ पर आए। यूनियन गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, असम की गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसी के कारण आपका एक फ्रंट उभर के आया जिसको कहते हैं मीज़ो नेशनल फेमाइन फ्रंट, इसको यहाँ पर बनाया गया। ओके, अब ये जो मीज़ो नेशनल फेमाइन फ्रंट था 1961 तक आते आते ये एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर बन गया, और पॉलिटिकल पार्टी के बनने के साथ साथ 1966 तक आते आते इन्होंने आर्म्ड अपराइजिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो आर्म्ड विद्रोह यहाँ पर शुरू की, किसके खिलाफ, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। क्यों, क्योंकि उन्होंने इस फेमाइन से उभरने में कोई मदद नहीं की, कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया। और राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जब आप इन्होंने आर्म्ड अपराइजिंग यहाँ पर शुरू की, उसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने इसको सप्रेस कर दिया। सप्रेस करने के बाद ये लोग चले गए आपके बांग्लादेश, ये लोग चले गए आपके बर्मा, और चाइना के सपोर्ट के साथ अपना मिशन शुरू किया। ट्रेनिंग वहाँ पर ये लोग लेते रहे। ऑलराइट, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि 20 सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा, 20 सालों तक ये ऐसे ही चलता रहा, और उसके बाद फाइनली मिजोरम पीस अकॉर्ड यहाँ पर साइन किया गया बिटवीन द यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड द लीडर ऑफ MNF। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि मिजोरम को फुल फ्लेज स्टेट इंडिया का बना दिया गया, 23rd स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया 20 फरवरी 1987 को। और इसके बाद MNF ने वहाँ पर इलेक्शंस भी लड़े, और उन्हीं की सरकार स्टेट ऑफ मिजोरम में बनी। 2 मिनट के अंदर मीज़ो इंसर्जेंसी को जान लिया, समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो एक बार और देख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मिजोरम के बेसिक पैरामीटर मिलेंगे, कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने सब डिवीज़न हैं। देखिए, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एग्जाम, मिजोरम के हो तो एक बार स्लाइड को पोज करके इसको पढ़ लो। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स ये काम का हो जाता है। मिजोरम का अगर आप देखें तो मिजोरम के अंदर आपको 318 किलोमीटर का बॉर्डर यहाँ पर मिलेगा, जो कि बांग्लादेश के साथ मिजोरम यहाँ पर बनाता है। इससे हमारी रक्षा करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको कहते हैं BSF। है क्या कि मतलब जो आपके 4 स्टेट जिनकी सीमा यहाँ पर मिल रही है आपकी म्यांमार से, उन चारों स्टेट्स की बांग्लादेश से जो सीमा है वहाँ पर BSF ही यहाँ पर वर्क करती है। ओके, और उसके बाद आपको मिलेगा अलोंग द नॉर्दर्न साइड ऑफ द स्टेट 404 बॉर्डर विद म्यांमार इज़ बीइंग मैन्ड बाय द असम राइफल्स भी वहाँ पर आपकी मिली हुई है, जो कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है। ड्यू टू द कल्चरल एंड एथनिक एफिनिटी ऑफ द रेसिडेंट, हमने अलाउ किया है फ्री मूवमेंट रिजीम भी, जिसको कहते हैं FMR। इसका प्रोविज़न आपको पता होना चाहिए। म्यांमार के अंदर आपने 16 किलोमीटर का बॉर्डर यहाँ पर खोला हुआ है, ताकि आप जो है बांग्लादेश में जाकर के ट्रैवल कर सको। फ्री ट्रैवल यहाँ पर अलाउ किया गया है 72 घंटे की रेस्ट्रिक्शंस के साथ विदाउट वीज़ा। ओके, तो ये जो प्रोविज़न है ये आपको इंटरनेशनल इशूज़ के अंदर पढ़ के रखने हैं। ओके, पहले से ही पढ़ के रखने हैं, और इस तरीके से आपको यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स ही मिलेंगे। अब ये फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन पूछना बड़ा ही मुश्किल है, बट ये चीज़ें भी न्यूज़ में रहती हैं, क्योंकि माइग्रेशन भी इधर से ही इधर ही होता है, या फिर इंसर्जेंसी भी इधर से इधर ही होती है। और राइट, उसके बाद आपको मिलेगा
कि आपका जो मिज़ोरम है वो एक साइड में म्यांमार से घिरा हुआ है, दूसरी साइड में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये सैंडविच सिचुएशन इसकी है और ये लैंड ब्रिजेस का काम करता है बिटवीन द टू कंट्रीज़, म्यांमार एंड बांग्लादेश। और उसके बाद इसको यहाँ पर कहा जाता है गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया, जो कि हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर वर्क करता है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। उसके बाद मिज़ोरम के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए तीन तरह की अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल यहाँ पर आपको मिलेगा तीन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी हैं, जिनको कहा जाता है लाई ऑटो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, तो इतना आपको यहाँ से समझना था और सिक्स शेड्यूल को रिवाइज कीजिए जरा जा करके। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम इज एंट्रस्टेड विद द स्पेशल रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दीज एरियाज बाय द सिक्स्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इंक्लूड्स सर्टेन डिस्क्रेशनरी पावर। तो गवर्नर ऑफ मिजोरम को यहाँ पर सर्टेन डिस्क्रेशनरी पावर भी दी गई हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी तो यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक बार पॉलिटी को पढ़ कर आइए और यहाँ पर तो ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी, इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो मैगज़ीन बहुत ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन जितना पॉइंट निकलेगा हम यहाँ पर देखेंगे। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो मिज़ोरम स्पेशली जो है वो प्राइमरली वो एग्रेरियन स्टेट यहाँ पर मिलेगा। उसकी एक बहुत अच्छी पॉपुलेशन यहाँ पर जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर। कितना प्रोडक्शन कहाँ होता है नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मिशन चला हुआ है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, जो कि 2017 से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए चलाया गया था। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इस स्कीम के, क्योंकि हमारे लिए काम की नहीं है यूपीएससी के लिए। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर दो तरह की आपको स्पेशल जो आइटम है वो याद रखना है। एक है मैंडरीन ऑरेंज, जीआई टैग नहीं मिला हुआ, याद रखना है इसको, जीआई टैग नहीं मिला हुआ इसको। ओके, तो ये ऑरेंज आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी ये वाली चिली, जिसका नाम है वर्ड्स आई चिली। वर्ड्स आई चिली फ्रॉम मिजोरम हैज़ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, इसको नहीं मिला हुआ है। ओके, तो याद रखना मैच ऑफ द फॉलोइंग में जीआई टैग के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे मिले सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज़ किस तरीके से वर्क करेंगी। तो एक ये पॉलिसी यहाँ पर चलाई गई है जो कि मिज़ोरम की मिनिस्ट्री ने यहाँ पर चलाई थी, और इसका जो मकसद था वो ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है स्टेट का, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो ये जो आपकी पॉलिसी है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी, इसको आपको कई कंपोनेंट में तोड़ करके चलाया जाएगा। मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट अलग करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग, इकोनॉमिक अलग और सोशल डेवलपमेंट अलग करना है। तो ये आपको इसके फीचर्स के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ जो हैं वो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ पर भी फोकस करती है कि गवर्नेंस अच्छा हो तो आईसीटी का यूज़ यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। साथ ही एग्रीकल्चर के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी लाने की कोशिश के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी वर्क करती है। तो हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट, बैम्बू कल्टिवेशन का डेवलपमेंट, रबर प्लांटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट करना है, मैनेजमेंट, क्रिएशन ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनवायरनमेंट, ये सब काम हमें यहाँ पर करना है। सोशल डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से हार्नेस करना है, फोकस करना है ऑन द मैन पावर डेवलपमेंट, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, हॉस्पिटल्स वगैरह चीज़ें। तो इस तरीके से ये जो पॉलिसी है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी वर्क करती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। साथ ही आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि फर्स्ट रेल रूट टू कनेक्ट द नॉर्थ ईस्ट विद बांग्लादेश, ये यहाँ पर चलाया गया। तो रेल रूट यहाँ पर चलाया गया बिटवीन द अगरतला एंड अखारुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया, आपको ये याद रखनी है चीज़ें। इट विल बी द फर्स्ट रेल रूट जो कि आपका रूट टू रन पैसेंजर्स एंड गुड्स, तो पैसेंजर्स और गुड्स दोनों के लिए हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो रेल लाइन हमारा पार्ट है इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसको आप कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसका काम ये है कि जो ट्रेड है उसको इम्प्रूव करना है विद द नेबरिंग नेशंस एंड द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स यहाँ पर रटने हैं या याद करने हैं, जो भी आप कर सकते हो। मिज़ोरम की स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पर हो जाती है। मिज़ोरम इज़ द बेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर, यहाँ पर अच्छा खासा मिलेगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, केरल से पीछे है, लक्षद्वीप से पीछे है, बट अच्छा खासा यहाँ पर आपको लिटरेसी रेट देखने के लिए मिलेगा। हाई सेक्स रेशियो है, कितना है नहीं याद रखना, फिर से बता दे रहा हूँ। पोटेंशियल ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही ये क्लोज है टू द अराकान इन द म्यांमार। ओके, तो अराकान आपका माउंटेन्स यहाँ पर हो गए जो कि आपका एक्सटेंडेड पार्ट है ईस्टर्न हिमालयाज़ का। उसके बाद आपको मिलेगा कि बहुत सारी रिवर्स हैं जिनका पोटेंशियल यहाँ पर हार्नेस किया जा सकता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहाँ से जनरेट की जा सकती है। और राइट, उसके बाद आपको मिलेगा वाइब्रेंट कम्युनिटी के बारे में, मतलब बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ के लोगों का दिल बहुत अच्छा है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको जनरली देखने के लिए नहीं मिलती हैं ये चीज़ें। ओके, तो इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। क्यों इनके
रेसिडेंट्स जो हैं मिज़ोरम के, उनके अंदर आपको डिसिप्लिन अच्छा खासा मिलेगा, जिसके कारण हम इसको यहाँ पर होंक फ्री सिटी भी कहा जाता है। मतलब बेवजह गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजाते फिरते ये, विद ड्राइवर्स अवॉइडिंग अननेसेसरी हॉन्किंग ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, तो ये तो बहुत होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बेवजह के हॉर्न बजाने, ये चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं, तो ये इस कारण इसको होंक फ्री सिटी भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे सॉफ्ट पावर के रूप में। ओके, ऑलराइट, तो ये आपको इतना याद रखना है यहाँ से। उसके बाद मिज़ोरम के अंदर आपको चैलेंजेस भी मिल जाएंगे। मिज़ोरम एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, दो तो बड़े बड़े आपको पता चलेगा कि कंट्रीज से ही घिरा हुआ है, फिर साथ ही चारों तरफ स्टेट से भी घिरा हुआ आपको मिल जाएगा। मैप देखिएगा एक बार मिज़ोरम का ज़रूर से, आपको पता चलेगा कि कहाँ पर है मिज़ोरम। तो इसके साथ साथ चैलेंजेस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम है आपका लेंगपुई एयरपोर्ट। ठीक है, और उसके बाद ही एक ही आपको रेल हेड मिलेगा, कहाँ पर है ज़रूरी नहीं है जानना। ओके, तो इस तरीके के चैलेंज भी मिलेंगे। मिज़ोरम के अंदर दो नेशनल हाईवे हैं जो कि असम से कनेक्ट करते हैं, और एक त्रिपुरा को कनेक्ट करता है। ओके, और द नेशनल हाईवे जो कि असम को कनेक्ट करता है वो आपकी लाइफलाइन है स्टेट की, उसके बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। पूरी की पूरी जो ट्रैवल है वो यहाँ पर डिसरप्ट हो जाएगा अगर वो हाईवे यहाँ पर नहीं होगा। और एक तो ये कुछ चैलेंजेस भी मिलेंगे, बट इतने माइन्यूट चैलेंजेस आपको नहीं देखने। आपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पर्टिकुलर चैलेंजेस देख लिए ना, पहली स्लाइड में बता दिया मैंने, तो बहुत काफ़ी है उतना ही। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं मिज़ोरम में, मणिपुर में, कौन कौन सी रेल रोड यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है, ये सब डिटेल में नहीं जाना बिल्कुल भी। यूपीएससी के छात्रों को ये रोड के नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, पीटी में भी ऐसे रोड नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे मोदी जी ने उद्घाटन किया हो या किसी ने भी उद्घाटन किया हो, ऐसी रोड्स नहीं पूछी जाएंगी। ऐसे तो यार हज़ारों रोड बनती रहती हैं, एक्सटेंशन होते रहते हैं, आप सबको याद करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और राइट, उसके बाद आपको मिलेगा कि मिज़ोरम के अंदर is also unfortunately plagued by high incident of the cancer and HIV। HIV और कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस की, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि HIV के कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ओके, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल आपको मिलेगा। डिसिप्लिन हो सकता है लेकिन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपको मिलेगा। 67% लोग तंबाकू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम नेशनल एवरेज देखें तो कुल 37% है, तो ये तो दिक्कत है ना स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ मिलेगी आपको। उसके बाद ही आपको मिलेगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है, वो तो पूरी इंडिया में ही अच्छा नहीं है। उसके बाद कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यही है जो कि आपको देखना था। ये आ जाता है इंटरनेशनल इशूज़ के अंदर, और द कनेक्टिविटी टू द साउथ ईस्ट एशिया, जिसको कहते हैं आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर में वर्क करेगा। तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMMTTP, ये एक मैसिव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, याद रखना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। किसको कनेक्ट किया जाएगा? तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है हल्दिया, और दूसरी एक म्यांमार की जगह है सितवे। तो इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। ये रही इमेज, ये रही इमेज, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये आपका हल्दिया से लेकर के, और ये सब आपका कनेक्ट किया जाएगा बाई सी रूट सीतवे पोर्ट तक। सीतवे पोर्ट से ये लैंड रूट के जरिए यहाँ पर जाएगा आपका, और आपका देखेंगे कि मिज़ोरम के अंदर आइजोल के अंदर हम इसको जाकर के जोड़ने वाले हैं। तो मिज़ोरम का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराने के लिए हम इस रूट का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो इस रूट के बारे में आप देखिए कि वेस्ट बंगाल थ्रू द सीतवे पोर्ट इन द म्यांमार, मैप मैंने दिखा दिया है। ओके, मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि मेनलैंड इंडिया से कनेक्टिविटी कम है, तो इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सिलिगुड़ी कॉरिडोर की जगह हम इस चीज़ का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद आपको मिलेगा कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है इज एक्सपेक्टेड टू बी अ गेम चेंजर बाय प्रोवाइडिंग अ वैल्यूएबल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द कनेक्टिविटी व्हाइल कंसिडरेबली रिड्यूसिंग द लॉन्ग डिस्टेंस करंटली ट्रेवल्ड बाय द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो ये भी आपको सीधे सीधे चीज़ें दिख गई हैं कि सी रूट से हम यहाँ पर जो सुविधाएं प्रोवाइड कराने जा रहे हैं वो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ना जा करके हम इस दिशा से यहाँ पर जाएंगे, तो हमें ज़्यादा सुविधाएं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो डिस्टेंस भी हमारी यहाँ पर कम हो जाएगी, और वो जो नैरो स्ट्रिप है हम उससे भी यहाँ पर बच सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुल मिलाकर के हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ानी है, और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वर्क करेगा इन एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड ऑल्सो इन द डेवलपमेंट इशूज़ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, तो ये चीज़ मिलेगा। वाइल वर्क ऑन द इंडियन साइड इज़ ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन, इस प्रोजेक्ट का इंडिया की तरफ से काम पूरा हो चुका है। म्यांमार की साइड से अभी काम बाकी है, तो इसीलिए प्रोजेक्ट अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। तो पॉलिटिकल टर्मोइल के चलते ये सब काम यहाँ पर होते रहते हैं। आप देखिए ईरान के अंदर जो हमने यहाँ पर चबार पोर्ट यहाँ पर बनाया है, क्या हो रहा है उस पोर्ट के साथ है। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी, ये सब आपका जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं ये घर में आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता। ठीक है,
तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिलेंगी। तो ये मिला आपको। ये आर्टिकल हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया और इसके बाद चलते हैं नए आर्टिकल की तरफ, जो है आपका अबाउट द इंडियन असेट थ्रेट एंड ग्रोथ ड्राइवर। इस आर्टिकल, अब जितने भी आर्टिकल हैं हम सेलेक्टेड पॉइंट ही पढ़ने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया अगर आपको ना पता हो तो। ठीक है, लगभग 40 मिनट की वीडियो यहाँ पर हो चुकी है और 40 मिनट की वीडियो के अंदर हमने काफ़ी कुछ जान लिया नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब क्या है, अब तो सिर्फ आपको मेन चीज़ें यहाँ पर देखनी है जो आपने अभी तक नहीं देखी है। जैसे जैसे मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कहा जाता है द एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं इन द एनर्जी जो सेक्टर है आपका उसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? सोलार एनर्जी के रूप में, वाटर विंड एनर्जी जनरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, रिच पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो मैं आपको पहले से ही बताता चला जा रहा हूँ, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी। उसके बाद फ्लोरा अच्छी है, फौना अच्छी है, टूरिज़्म के लिए हम इसको डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें डेवलपमेंट वर्सेस कल्चर की तरफ ना जा करके हमें डेवलपमेंट थ्रू कल्चर की तरफ जाना है। मतलब कल्चर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर है उसको हार्नेस करते हुए, उसको यूज़ करते हुए हमें वहाँ पर डेवलपमेंट करना है। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेंगी। अब मैगज़ीन के अंदर कुछ खास चीज़ें नहीं थी, जो थी उनको उठा करके लाया हूँ। जैसे एक बताया गया था आपको कीर्ता किंगडम के बारे में, ठीक है। तो ये जो किंगडम है इसके बारे में एक दो लाइन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो कीर्ता किंगडम जो कि आपको पता चलेगा कि स्पेशली फॉर द कीर्ता पीपल, जो आपके ड्वेलर्स थे इन द ईस्टर्न हिमालयस, तो ईस्टर्न हिमालयस के अंदर आपको ये ड्वेलर्स मिल जाएंगे। इनका अपना ये किंगडम आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, दे आर वाइड स्प्रेड इन द फोल्ड्स एंड द वैलीज ऑफ हिमालयाज। नेपाल तक फैले हुए थे, ये भूटान तक फैले हुए थे, और इंडियन स्टेट्स के अंदर वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, असम है, त्रिपुरा है, इन सब के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। द फर्स्ट किंग ऑफ द कीर्ता वाज द यालंबर, इनका नाम याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद इन्होंने ये हैं आपको यालंबर, ये यालंबर की इमेज आपको मिलेगी। और इन्होंने ही एक्सटेंड किया था अपने जो ये किंगडम है आपका कीरता किंगडम, इसको तीस्ता रिवर तक एक्सटेंड किया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट नई चीज़ है, पढ़ लो, ठीक है। मैगजीन के अंदर भी अच्छी खासी दी गई थी। विष्णु पुराण भी इसको मेंशन करता है कि कीर्ता जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर इंडिया में रहते थे। साथ ही आपको मिलेगा रामायण महाभारत हर जगह पर लिखा हुआ है। ओके, तो ग्रीक्स इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी हैड हेयर्ड अबाउट द कीर्ताज, उन्होंने भी इसको सुना था। ये ट्रेड करते थे चाइना के लिए। हम इंडिया मतलब मेन लैंड इंडिया इनको यूज़ करता था कि चाइना से ट्रेड करने में ये हमारी हेल्प करें। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। फिर से बता रहा हूँ, एक लिमिटेड सेंस में पढ़नी है, रटनी नहीं है। उसके बाद बहुत कुछ था, बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ था। हमें यहाँ पर ये सब नहीं पढ़ना, बहुत ये सब काम का नहीं है हमारे। कितना पढ़ोगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, काफ़ी है, ठीक है। इतना तो नॉर्थ ईस्ट वाले को भी नहीं पढ़ना होता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म कर देनी है। आपको कीर्ता किंगडम के बारे में बता दिया, हिस्ट्री आए तो इनको लॉन्च कर देना, बात ख़त्म हो गई, इसको स्टॉप करना है हमें। उसके बाद किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका ग्रोथ इंजन को बढ़ा सकता है इंडिया के, ये मैंने आपको पॉइंट बताया था। तो मैंने आपको ये अभी फिर से पढ़ा देता हूँ कि सोलार एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो स्लाइड मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, कहाँ गई ये वाली स्लाइड, ठीक है। ये स्लाइड ही आपकी यहाँ पर यूज़ हो सकती है कि किस तरीके से हम ग्रोथ को कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेंथ है उसी के जरिए तो ग्रोथ करोगे, वीकनेसेस के जरिए थोड़ी ग्रोथ करोगे, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है आपकी, इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वीकनेसेस है इनके अंदर हम जो है वो अपनी नए अपॉर्चुनिटीज़ और जो थ्रेड्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके इन काम को यहाँ पर कर सकते हैं। और तो ये आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एक दो चीज़ के ज़रिए ही आपका काम यहाँ पर हो जाए। और तो ये काम तो हमें यहाँ पर करना। उसके साथ आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि कम है, ठीक है, पढ़ना कम है, उसके लिए आपको बता देता हूँ। जैसे एक इनिशिएटिव है आपका मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, NESIDS। इससे पहली एक स्कीम बता चुका हूँ जो कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए ही बनाई गई थी। ये दूसरी स्कीम आपको मिलेगी जो कि उसको ही फॉलो करके यहाँ पर बनाई गई है। ओके, तो ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम मिलेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है, मतलब वाटर सप्लाई बढ़ानी है, पावर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है। जो नेचुरल ब्यूटी है, स्टनिंग लोकेशंस हैं, यूनिक फ्लोरा फोना है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, लविंग पीपल हैं, क्लाइमेट है, उन सबको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टूरिज़्म का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, कई बार बता चुके हैं। और उस टूरिज़्म के पोटेंशियल के, अरे होटल बनाने पड़ेंगे टूरिज़्म अगर बढ़ाना है तो, ठीक है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मिलेगा कि सबसे ज़्यादा फोकस जो इस स्कीम के अंदर है वो आपका किया जा रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। ओके, और उसके लिए काफ़ी सारे करोड़ों रुपीज़ भी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है।
नॉट इम्पॉर्टेंट, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने आपको ये भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडस्ट्रीज़ बहुत ही कम है, वो पूरा फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो रीज़न इंसर्जेंसी, लैक ऑफ इनिशिएटिव, डिफ़िकल्ट टेरान, ये सब मैंने आपको इश्यूज़ भी क्रिएट करा दिए। देखिए ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता, मुझे पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने उन 2 स्लाइड्स को सबसे पहले रख लिया, मैगजीन में सबसे लास्ट में दिया गया था। अरे वही वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले डालनी चाहिए थी। ओके, तो उनको मैं सामने उठा करके लाया और पहले आपको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट बताए, ताकि आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो। ओके, उसके बाद आपको दूसरी स्कीम मिलेगी, द नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटी स्कीम फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेज। नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको कम लग रहा हो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत हो जानी है, ठीक है। ये छोटी छोटी स्कीम यूपीएससी के लिए मत पढ़ो, ठीक है। द एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी एम्फेसिस करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रीजन बाय बिल्डिंग रोड्स, हाईवे, एक्सपेंशन ऑफ एयर कनेक्टिविटी एंड एक्सटेंशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क एंड ओपनिंग ऑफ ट्रेड रूट्स एज वेल एज क्रिएशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन फॉर बॉर्डर ट्रेड। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ट्रेड को साउथ ईस्ट इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बढ़ाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की गई थी। सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हुए हमें जो साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी पोटेंशियल है उनको यूज़ करना है इंडिया के लिए, ठीक है। पाम ऑयल हम मंगाते हैं, ठीक है, आपका इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, तो वो हमें सस्ते में दें, वो हमें अफोर्डेबिलिटी में यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करें, उसके लिए हमने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। ओके, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको स्मार्ट सिटीज़ भी मिल जाएंगी जो कि अंडर हैं स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, जैसे अगरतला है, गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, नामची, गंगटोक, पासीघाट, ईटानगर, आइजोल, ठीक है। तो इस तरीके की नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको स्मार्ट सिटीज़ भी मिल जाएंगी, मतलब डेवलपमेंट किया जा रहा है। ये आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म हो गया, कुछ नहीं था इस आर्टिकल के अंदर से, इतना ही जानना था और इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगली चीज़ मिलेगी आपको रीपनिंग बेनिफिट एग्रीकल्चर एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि एग्रीकल्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। मैंने बताया कि आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं है, हालांकि एग्रीकल्चर अच्छी खासी यहाँ पर होती है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन है सेवरल यूनिक एंड अनपैरेलल्ड फीचर, जैसे फर्टाइल लैंड आपको मिलेगी, एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, हाई एंड डिपेंडेबल रेनफॉल मिलेगी, मेगा बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फोना अच्छी है, मिक्सचर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पोटेंशियल, एथनिक कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो यार यही तो मैं आपको पहली स्लाइड से यही चीज़ें बताता हुआ आ रहा हूँ। द कंजीनियल टेम्परेट क्लाइमेट इज़ फेवरेबल टू द एग्रीकल्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है आपकी, ठीक है। तो आपका जो एग्रीकल्चर है वो अच्छा खासा हो सकता है, जो कि मेजर ऑक्यूपेशन है फॉर द पीपल ऑफ द रीजन, ठीक है। तो ये आपको इतना जानना था। उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं। ओके, अब आप इस स्लाइड को देखिए कि कितना ज़्यादा डाटा यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन हम इस डाटा को पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि हमारे काम का है। याद रखना, ये डाटा हमारे काम का है। अब आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे काम का है, तो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर 8 स्टेट मिले आपको, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम, ठीक है। इनका जो टोटल एरिया है वो पूरी कंट्री का 9.12% है। याद रखना, ये हम नेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। टोटल एरिया 9% एरिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यहाँ पर है। ऑलराइट, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा दूसरा पॉइंट कि अबाउट 35% एरिया इन द रीजन इज़ प्लेन, ठीक है। तो लगभग 35% एरिया रीजन का प्लेन है, और इसका सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो आपको मिलेगा असम के अंदर। असम के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया प्लेन है। उसके बाद नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा है असम के अंदर। बस इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया यानी कि बुआई की जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा असम के अंदर आपको मिलेगी। ओके, उसके बाद क्रॉप इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है त्रिपुरा के अंदर। पॉइंट है, पीटी के पॉइंट है, याद रख सकते हो तो रख लो, ठीक है। इतना ही पॉइंट याद रखना है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी त्रिपुरा के अंदर सबसे ज़्यादा है। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि अबाउट 1.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के बारे में आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें होती हैं। मतलब आप समझिए कि एक ही लैंड को वो कई सालों तक यूज़ करते रहते हैं और फिर वहाँ पर उसको क्लीन कर दिया जाता है बाई बर्निंग। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो इस तरीके से आपको काम चलते हुए दिखेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन अच्छी खासी होती है नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। और उसके बाद आपको मिलेगा कि रीजन के अंदर अच्छी खासी एनुअल रेनफॉल भी होती है। ओके, और कंट्री में जितनी भी प्रेसिपिटेशन होती है उसका 10% आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ही मिल जाएगा। सॉइल जो है वो रीजन की एसिडिक टू द स्ट्रोंगली एसिडिक है।
और द सोइल आर हाउएवर रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा खासा मिलेगा। तो याद रखना नॉर्थ ईस्ट की जो सॉइल है वो आपको एसिडिक टू द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मिलेगी। ओके, ऑलराइट। रूरल पॉपुलेशन इन द रीजन इज़ अराउंड 80%। ओके, रूरल पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करती है पॉपुलेशन का, 80% रूरल पॉपुलेशन है। और एब्सेंस है मेजर इंडस्ट्रीज़ की, यही बता रहा हूँ मैं आपको। असम के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन बाकी किसी भी जगह पर इंडस्ट्री नहीं है। इसी वजह से सोसाइटीज़ जो है डिपेंडेंट हैं ऑन द एग्रीकल्चर एंड डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर लाइवली एंड अदर सपोर्ट के लिए। उसके बाद आपको मिलेगा कि जो एरिया है, एरिया की बात करें तो 56% एरिया लो एल्टीट्यूड में आता है, ठीक है। 56% एरिया लो एल्टीट्यूड में आता है, 33% एरिया जो आपका मिड एल्टीट्यूड में आता है, और बाकी का जो एरिया है वो आपका हाई एल्टीट्यूड के अंदर यहाँ पर एरिया मिलेगा। ओके, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके अंदर फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन भी लो मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ओके, और सबसे कम आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर, फिर सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको मणिपुर के अंदर। अब आप ये सब पॉइंट याद नहीं रख पाओगे, मैं गारंटी देता हूँ एग्ज़ाम से पहले आप याद नहीं रख पाओगे। ओके, तो इसीलिए आप ये सारे पॉइंट्स इग्नोर भी कर सकते हो। ये देखो, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम इज द ऑर्डर एज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वांट टू प्रोड्यूस देयर हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशन नीड विदाउट हैविंग डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड सोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि जो मिक्स्ड फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स की यहाँ पर की जाती है, वो यहाँ पर आपका हर तरह की फसल को उगाने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, तो थोड़े से एरिया में अपने पर्सनल नीड के लिए आपने गेहूँ उगा लिया, थोड़े से कंजम्पशन के लिए आपने यहाँ पर चावल उगा लिया, ठीक है, बाकी आप कमर्शियल यूज़ के लिए भी अलग चीज़ें उगा सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। द सिस्टम देयरफॉर सपोर्ट अ लार्ज हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड पार्टली ड्यू टू प्रेफरेंस फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। ओके, तो ये चीज़ भी मिलेंगी और आपको यहाँ पर पिग की पॉपुलेशन भी अच्छी मिल जाएगी, पिग की पॉपुलेशन भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी, जिसके कारण पोर्क इंडस्ट्री भी अच्छी खासी डेवलप है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर 47% पिग इंडिया के रहते हैं, जिसके कारण आपको पिगरी जो आपका सेक्टर है वो अच्छा खासा डेवलप्ड मिलेगा। उसके बाद आपको ये स्लाइड बहुत ही ध्यान से सुननी है और इसी स्लाइड के ज़रिए आपको यहाँ पर ये आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा। क्या चीज़ें हैं आप देखिए, बट द एग्जिस्टिंग राइस बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम फेल टू प्रोवाइड एडिक्वेट हाउस होल्ड इनकम सपोर्ट। राइस बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, वो तो पूरे इंडिया की कंडीशन है, जिसके कारण हाउस होल्ड की इनकम अच्छी खासी नहीं है। ऑन द होल एग्रीकल्चर अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, वो करेक्टराइज की जाती है बाई, देखिए गौर से सुनिए, एग्रीकल्चर की सारी कंडीशन इसी स्लाइड में शुरू हो जाएंगी, तो जो आपने पहले पढ़ा भूल जाइएगा। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ एक्सट्रीमली डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। मैंने आपको बताया अच्छी खासी फर्टाइल लैंड है, अनइवन लैंड है, हाई एंड वेरिएबल रेनफॉल पैटर्न है, इथनिसिटी भी काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़, राइस ने डोमिनेट किया हुआ है एग्रीकल्चर को, बट प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है। बात समझ में आई, प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो है। दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इज़ कंसिडर्ड बाय जियोफिजिकल लिमिटेशन। जियोफिजिकल लिमिटेशंस के जरिए आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा द परसेंटेज ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इज़ अराउंड 1/10 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन 5 आउट ऑफ द 7 स्टेट। डिटेल में नहीं जाना, बस काफ़ी है, ठीक है, समझाने को तो समझा सकते हैं और आपको समझ में आ भी गया होगा। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रॉप यहाँ पर उगाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड फार्मिंग यहाँ पर की जाती है। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिश, सिल्क आर फॉलोड इन द रीजन, बट सच डाइवर्सिफिकेशन कंट्रीब्यूट्स नेग्लेजिबली। कहने का मतलब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन तो है कि आप सिल्क भी उगा रहे हो, आप फिश फार्मिंग भी कर रहे हो, लाइव स्टॉक भी, क्रॉप भी, लेकिन जो आपका कंट्रीब्यूशन है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन के बाद जो आउटपुट यहाँ पर निकल के आया वो बहुत ही नेग्लेजिबल है। अगली चीज़ मिलेगी प्रिपोंडेंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स is an important feature of the region as against the proportion of small and marginal farmers of 59% at all India. The same varies from 65% to 84। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आपको अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि आपको पूरी कंट्री से बहुत ज़्यादा, मतलब एवरेज लेवल पर आप देखें पूरी कंट्री का वो 60% यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर यही संख्या आपकी वेरी करती है बिटवीन 65 to 84। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा ऑन अकाउंट ऑफ कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर इट्स वर्नेबिलिटी टू द नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड्स, समरजेंस एज वेल एज ड्रॉट। आपकी जो रूरल लाइफ है, रूरल पॉवर्टी है, वो बिगड़ जाती है। अब आप पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो तो अगर फ्लड आई, ड्रॉट आई,
किसी भी तरीके की और सिचुएशंस आई तो आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप खत्म हो गई, आपकी इनकम खत्म हो गई। इसी वजह से कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होता है। डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए कहा जाता है कि ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ पर फोकस कर रहे होते तो अगर आपकी ये फसल बर्बाद भी हो गई तो आपकी ये तो यहाँ पर काम रहेगी। पेस्ट ही लग गया मान लो कि इस फसल में, तो आपकी ये चीज़ तो काम में रहेगी, ठीक है। तो इससे आप इनकम कमा सकते हो। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि सेल्फ सफिशिएंसी इन राइस एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। डेफिसिट इन फूड ग्रेन स्पेशली राइस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो आपकी फूड सिक्योरिटी फूड की डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फूड की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर द डेफिसिट इन राइस प्रोडक्शन आर, मतलब क्यों राइस में इतना लो प्रोडक्शन हो रहा है जबकि राइस जो है वो सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है एग्रीकल्चर को। तो इसके लिए आपको मिलेगा कि लो प्रोडक्टिव लोकल कल्टीवेटर्स हैं, लो सीड एंड वैरायटी रिप्लेसमेंट रेट भी अच्छा नहीं है, इन एडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लो फर्टिलाइजर यूज़ एफिशिएंसी एंड लैक ऑफ एडोप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये तो ओवरऑल इंडिया की ही परेशानी है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से समझना है, ये तो ओवरऑल इंडिया की परेशानी है, याद कर लेना इनको। द अप्रोच एंड स्ट्रेटजीज जो इंक्रीज़ कर सकती हैं राइस प्रोडक्शन को, तो क्या करोगे, अरे सीड रिप्लेसमेंट रेट को आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनहेंस करना पड़ेगा रिप्लेसमेंट रेट को, साथ ही क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही इरीगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है, एक्सपेंशन ऑफ द इफेक्टिव इरीगेशन फैसिलिटीज़, ओके। और एडोप्शन करना है ऑफ मोर इंटेंसिव कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे लाइन प्लांटिंग है, या फिर आपकी आप कह सकते हो कि जो आपकी प्रिसीजन फार्मिंग है, इन सब चीज़ों का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग जुडिशियस सॉइल न्यूट्रिएंट, तो ये भी सिंपल है पॉइंट, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। रिविजिटिंग द एक्सटेंशन मैकेनिज्म, ओके। तो ये सब पॉइंट हैं, पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहे हैं, बट आप समझिए ये सारे पॉइंट्स पूरे इंडिया में भी लागू होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे याद रखा जाएगा, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, आप इतना मगअप करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बाद लाइव स्टॉक का डाटा दिया गया था, भाई हमें याद नहीं रखना, प्लीज़ इसको मत पढ़ना, ठीक है। मीट प्रोडक्शन का डाटा दिया गया था, हमें याद नहीं रखना। मिल्क प्रोडक्शन का डाटा दिया गया था, हमें याद नहीं रखना, ठीक है। हम ओवरऑल इंडिया की पढ़ेंगे, हम पर्टिकुलर रीजनल की नहीं पढ़ेंगे। यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, तो इस स्लाइड को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद आपको मिलेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर द यूथ। तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड द चैलेंजेस फॉर द यूथ की हम बात कर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने, क्या चल रहा है, जून या मई की कुरुक्षेत्र मैगज़ीन देखी हैं, तो आपको मैं बता दूं कि उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की, इनोवेशन की, यूथ की, वुमेन की, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। तो आप ये समझिए कि ये जो आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है, ये स्पेशली दिया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर अगर हम यूथ का इतना डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कितना डिटेल में, इतना डिटेल में, तो हमारा यूपीएससी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हमें ये चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़नी है, तो नहीं पढ़नी है, बात खत्म हो गई, ठीक है। इसीलिए कह रहा था कि शुरू के पॉइंट्स को ढंग से देख लो, बात खत्म, नॉर्थ ईस्ट इंडिया खत्म, ओके। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। अगर आप यूथ के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की ये कोट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ बट वी कैन बिल्ड अवर यूथ फॉर द फ्यूचर। तो हम अपने यूथ का फ्यूचर हर बार नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने यूथ को ऐसा बना सकते हैं कि वो फ्यूचर को क्रिएट कर सकें, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी ये जो आर्टिकल है हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन क्या होती है, कितनी पॉपुलेशन हमारी वर्किंग एज में है, डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको कहा जाता है। अब वर्किंग एज की पॉपुलेशन है तो हमें उसका जो पोटेंशियल है वो यूज़ करना होता है। कैसे यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से हमें ये चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक। यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर फोकस किया गया था कि कितने यूथ हैं, किस तरीके से इनोवेशन चल रहा है। अरे भाई, अटल इनोवेशन मिशन आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा? मैं पिछले 5 महीनों से हर मैगजीन के अंदर अटल इनोवेशन मिशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपका पूरा नेशनल मिशन है और वही मिशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी इनोवेशन से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट सिटी मिशन है, ये सब मिशन आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेनलैंड इंडिया के लिए हैं, नहीं। तो वो स्कीम लॉन्च कीजिए, आपके पास 250 वर्ड से ज़्यादा लिखने के लिए समय ही नहीं बचेगा कि आप इन चीज़ों को पढ़ करके समय लिख पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि जो बड़ी स्कीम है, नीति आयोग की स्कीम है, मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की, वो आप लॉन्च करोगे। ये पर्टिकुलर स्टेट की जो स्कीम्स यहाँ पर दी गई हैं, आप उनको लॉन्च नहीं करोगे,
बात समझ में आई? तो ऐसे ही वुमेंस के लिए हैं, ऐसे यूथ्स के लिए हैं, ऐसे ही ट्राइब्स के लिए हैं, ऐसे ही आपको माइनॉरिटी सेक्टर के लिए मिलेगी, ऐसे ही चिल्ड्रंस के लिए, ऐसे ही स्कूल्स के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए आयुष्मान योजना यूज़ करोगे, ये यूज़ नहीं करोगे। ओके, बात को समझने की कोशिश करो। स्टेट स्पेसिफिक हर किसी को नहीं पता होती। आपने पेपर में लिख दिया, लेकिन चेक करने वाले को पता है कि ये भला स्कीम इस स्टेट के अंदर चल रही है, छोटी सी नहीं पता उसको, तो आप बड़ी स्कीम लॉन्च करोगे। ठीक है, और पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल दिखाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल दिखाना है कि वो भी डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कर रही है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर आप सिर्फ स्टेट की स्कीम्स यहाँ पर लिखते हो तो ये दिखाएगा कि आप सिर्फ स्टेट पर फोकस कर रहे हो, आप एक ओवरऑल इंडिया पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक्सक्लूड कर रहे हो, जबकि हमें तो इंक्लूड करके लिखना है। ओके, तो जो स्कीम आपकी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, बड़े लेवल पर चल रही हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको आपको लॉन्च करना है। बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर समझाना था, हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म पीस एंड डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, लॉन्ग टर्म पीस एंड डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। 2-3 पॉइंट्स इस आर्टिकल के अंदर से अच्छे निकलेंगे जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम के हो सकते हैं, हम उनको देखेंगे। आर्टिकल की शुरुआत हमें नहीं पढ़नी कि ये एक तरीके का आपका स्टार्टअप है, नागालैंड के अंदर है, ठीक है, नहीं पढ़ना इस चीज़ को। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं। ये देखें, इन द पास्ट डिकेड देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग टर्म पीस ऑल ओवर द नॉर्थ ईस्ट रीजन लीडिंग टू ए न्यू आइडिया फ्लोरिशिंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इन। इन्होंने लिखा है, इनका नाम है मृणाल तालुकदार। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको कुछ समय से पीस देखने के लिए मिलेगी, लॉन्ग टर्म पीस, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट के अंदर नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। द इमर्जिंग चैलेंजेस ये हैं कि हमें यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा इन द स्टेट, यूथ का, वुमेंस का, टू इन्वेंट द न्यू वे ऑफ एंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज एंड मोटिवेटिंग आइटम्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इन द की डेवलपमेंट एरियाज़। तो जितने भी डेवलपमेंट एरियाज़ हैं उन सभी में हमें पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात यहाँ पर करनी है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म पीस देखने के लिए मिल रही है। देखिए, जब तक पॉलिटिकल पीस नहीं होगी, जब तक आपकी लॉन्ग टर्म पीस नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब यहाँ पर वॉर्स हुए, युद्ध हुए, यानी कि पीस नहीं थी, तब तक डेवलपमेंट नहीं हुए। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके साथ ही सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी यहाँ पर है, जो कि क्रिएट किया गया था 586 करोड़ रुपए का यूज़ करते हुए, 586 करोड़ रुपए का यूज़ करते हुए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप करेंगे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रही जा रही है। द फंड प्रोवाइड करेगा बेनिफिट टू द अरुणाचल प्रदेश एंड अदर बॉर्डर एरियाज जो कि प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। साथ ही 37 प्रोजेक्ट्स इसके अंदर लॉन्च किए गए हैं अंडर द सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो याद रखना, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। तो जो काम का है वही पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसको आपको यहाँ पर देखना है कि और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये दिए गए हैं आपको एग्जाम्पल्स ऑफ स्टार्टअप्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये बताया कि लॉन्ग टर्म पीस के कारण किस किस तरीके के न्यू आइडियाज़ आए, न्यू डेवलपमेंट्स आए। ठीक है, कौन कौन से नई नई चीज़ें यहाँ पर चली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये काम की नहीं है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ से थोड़ा सा हमारे काम का चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जो कि आपको बताता है कि किस तरीके से आपका जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, याद रखना, किस तरीके से आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो वर्क कर रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मकसद क्या होता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के, यूनियन गवर्नमेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के, लोकल बॉडीज़ के साथ मिलकर के कोऑपरेटिव रूप से उस पर्टिकुलर इलाके का डेवलपमेंट करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको कहा जाता है। संघवाद यहाँ पर इसको इस तरीके से कहा जाता है। पावर शेयरिंग की बात होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की बात होती है इन द 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इन तीनों के बीच आर्टिकल 263 वगैरह का यूज़ करते हुए आपका ये सब काम यहाँ पर चलता है। तो ये कोऑपरेटिव जो आपका फेडरलिज्म है, इसकी भावना को बढ़ाने के लिए वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच को ख़त्म कर दिया गया है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। वन साइज फिट्स फॉर ऑल का मतलब ये है कि जो पॉलिसीज़ उत्तर प्रदेश में लागू हो रही हैं, द सेम पॉलिसीज़ आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो दूसरा स्टेट है उसके अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, वहाँ पर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना हो, तो आप पूरे इलाके में एक जैसी स्कीम नहीं चला सकते हो। ठीक है, एक जैसी स्कीम वहाँ पर आप नहीं चला सकते हो। अब हेल्थ की बात की तो हेल्थ की तो सिनेरियो पूरी इंडिया में ही एक जैसा है, कोई स्टेट नहीं है जिसके अंदर सबसे अच्छा हेल्थ हो। तो हम ये वन साइज फिट्स फॉर ऑल ये चला सकते हैं इन द हेल्थ सेक्टर,
ये हेल्थ सेक्टर के अंदर हम चला सकते हैं, लेकिन हम बाकी चीज़ों में इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन होते हैं इन चीज़ों के। तो इसके अपन लोकल रिक्वायरमेंट की तरफ फोकस करते हुए काम चला गया। अब आपको पता है कि आपका मेनलैंड इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप हैं, तो हम इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करेंगे, लेकिन हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर ही सब कुछ है, तो हम एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। वहाँ पर आपका वन साइज़ फिट फॉर ऑल स्कीम यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। बात समझ में आई? तो इसी के साथ आपको यहाँ पर वर्क करने के लिए मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर स्टेट्स को यहाँ पर जो पैसा है, जो आपका उनकी जो फिजिकल ऑटोनॉमी है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। मतलब हम जितना डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स करते थे उसका 10% से बढ़ा दिया गया था बाय द 14th फाइनेंस कमीशन। तो इस तरीके से हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिसोर्सेज अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएगी। स्टेट्स आर नाउ एंट्रस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइनिंग, उनको अपनी पावर दी गई है कि वो डेवलपमेंटल स्कीम्स को डिज़ाइन करें, इंप्लीमेंट करें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से। टू बी सोशली एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, इंडियाज़ ग्रोथ हैज़ टू बी इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी मेनलैंड इंडिया की तरह ही डेवलप करना है। हाउएवर द कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग अ कंपैरेटिवली स्लोअर पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्लोअर पेस मैंने बताया कि एग्रीकल्चर ज़्यादा डेवलप है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी कम मिलेगी। ओके, तो ये किस वजह से हुआ? ये इसी वजह से हुआ जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पर टूट गया, जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पर बना, उसके कारण आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत छोटा रह गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत छोटा रह गया जिसकी वजह से डेवलपमेंट इश्यूज़ वहाँ पर क्रिएट हुए। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है। द रीजन इज टोपोग्राफिकली लोकेटेड विद एक्सेस टू द ट्रेडिशनल डोमेस्टिक मार्केट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया एलोंग विद proximity of the major states in east and adjacent countries such as Bangladesh and the Myanmar. The region also a vantage entry point in the South Asian market, but that is a fast changing thanks to the big ticket infrastructure to in the surface transport. तो ये चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाई कि आपका ईस्ट इंडिया के अंदर बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें भी मिल जाएंगी, बहुत सारी इथनिसिटी मिल जाएगी, उसके साथ साथ बांग्लादेश म्यांमार से इनका बॉर्डर भी मिलता हुआ दिखेगा, जिसके कारण एक्ट ईस्ट पॉलिसी और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हम यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री पॉइंट एक्सेस कराती है ये हमें साउथ ईस्टर्न एशियन मार्केट की तरफ। ऑलराइट, तो वही चीज़ें हैं घुमा फिरा करके 10 बार लिखी गई हैं। उसके बाद आपको ये एक चीज़ मिलेगी जो कि आपकी नॉर्थ ईस्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी के अंदर आपको मिल जाएगा कि इसका भी काम यही है कि नॉर्थ ईस्ट का किसी भी तरीके से डेवलपमेंट करना है, प्लान्स के थ्रू स्ट्रेटजीज अलग अलग बनानी है और इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना है। सेटिंग अप अ नॉर्थ ईस्ट रीजनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि अच्छा खासा डेवलपमेंट तो चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन हम अच्छे तरीके से और ज़्यादा फोकस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बना सकते हैं। ऐसी एक अथॉरिटी बना सकते हैं जिसका एक पर्टिकुलर काम ये होगा कि पूरा का पूरा फोकस करे कि सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए वो अच्छे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट करे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि कैसा काम चल रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको एक और प्रोग्राम जिसका नाम है स्पेशल एक्सीलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉर्थ ईस्ट। आपको पता चल गया होगा हाईवेज बनाने के लिए हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर द BBIN इनिशिएटिव। BBIN का मतलब होता है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। परमिट है ये एक तरीके का, ठीक है, परमिट इनिशिएटिव है। एक सब रीजनल, याद रखना रीजनल, जो कि इन 4 ही इलाकों के बीच में होगा। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट यहाँ पर लॉन्च किया गया है डेट अलाउज बसेस, जो बसेस को अलाउ करता है, एंड लेटर प्राइवेट व्हीकल्स को भी अलाउ करता है विद भूटान, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल परमिट टू ट्रेवल अनऑब्स्ट्रक्टेड थ्रू बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के बीच आपका जो ट्रैवल है, आपकी जो ट्रैवलिंग है वो आपकी बिना किसी दिक्कत के हो, उस चीज़ के लिए ये एग्रीमेंट हमने यहाँ पर चलाया गया था। बस सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए बांग्लादेश के साथ हमारे और भी एग्रीमेंट यहाँ पर चल रहे हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखनी है और इतना हमें यहाँ से पढ़ना था। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल पॉलिसी इंटरवेंशंस फॉर द रीजन। मैंने बताया कि एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात करनी है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूछी जा चुकी है, अगर आपको ना पता हो तो इसके ऊपर आर्टिकल पूरे नेशनल लेवल पर पूछा जाएगा, नॉट स्पेशल आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर पूछा जाएगा। ओके, तो हमें इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना। 4 आर्टिकल हैं जो अब हमें छोड़ने हैं। एक है एजुकेशन के ऊपर जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ये थ्योरी है, ये कोर थ्योरी है, कुछ पढ़ के फ़ायदा नहीं है। 250 वर्ड का ऐसे लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल मिलेगा ट्रांसलेशन के ऊपर जो कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर आता है, जो कि नहीं है इंपॉर्टेंट, यहाँ से नहीं पढ़ना, यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से ऐसे पॉइंट्स नहीं मिल रहे जिनको लिख करके आप इम्प्रेस कर पाओ
ठीक है, आपके एग्जामिनर को। ओके, तो यहाँ से वो पॉइंट नहीं मिल रहा। आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपने नितिन सिंघानिया वगैरह से पढ़ लीजिए, उतना सफिशियंट है, यहाँ से हमें इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ओके, तो कहने का मतलब ये ट्रांसलेशन मतलब जो लेख हैं, जो आपके लेख हैं, जैसे नेपाली में है, बोडो में है, कुकी में है, मीज़ो में है, कुकबरुक में है, मीटी में, इन लैंग्वेजेस के जो लेख हैं उनको हमें पूरी दुनिया को दिखाना है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना और इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करना। दूसरा आपका कल्चरल मोज़ाइक यानी कि म्यूज़िक के बारे में आ जाता है कि किस तरीके से जो म्यूज़िक है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। इसको भी हमें आर्टिकल को नहीं पढ़ना। ये 2-2 पेज के 3-3 पेज के आर्टिकल थे, हमें ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद सिनेमा के बारे में, ठीक है, तो किसी का मन कर रहा है तो पढ़ लेना भैया, ठीक है, ये हमें 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 नहीं पढ़ना। ओके, उसके बाद चलते हैं टेक्सटाइल एंड डिज़ाइन के बारे में, तो इस आर्टिकल को भी हमें नहीं पढ़ना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जितनी भी स्कीम्स यहाँ पर चली हुई हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री वगैरह, उनको आपको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना। ओके, और वो कहाँ मिलेगा, तो आपने इकोनॉमी का कोर्स पूरा कर चुके होगे, नहीं किया है तो अभी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड पर्टिकुलर आर्टिकल आप समझिए कि बहुत बहुत बात का टॉपिक है, उससे पहले बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपके पास पढ़ने के लिए होंगे। ठीक है, तो हमें यही है, पूरी इंडिया के अंदर डिज़ाइनर्स को लाना है, आर्टिजान्स हैं, वीवर्स हैं, उन सब के लिए अच्छे अच्छे काम यहाँ पर करने हैं और कुछ भी नहीं। अब आ जाते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, जो कि खास हो जाता है अबाउट द NECTAR। ये आपका एक आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का काम करेगी। ये आर्टिकल पढ़ते काम का हो जाता है। तो NECTAR, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ये प्रोग्राम का नाम है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेटअप की गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये एक नेशनल लेवल की है और बनाई गई है फॉर द नॉर्थ ईस्ट, तो हमारे काम की हो जाती है, ठीक। और ये वन स्टॉप शॉप है फॉर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट पीपल को प्रोवाइड की जाएगी। ओके, NECTAR इज़ अ प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, साइंटिफिक सपोर्ट फार्मर्स को प्रोवाइड कर रही है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड कर रही है, और एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रूरल कॉपरेशन से बिलोंग करती है, कंस्ट्रक्शन से, और एनी इंडस्ट्री इन नॉर्थ ईस्ट या उसको यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम इस इंस्टीट्यूशन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस एंड टेक्निकल सपोर्ट, जो भी ज़रूरत की हैं उन सभी को प्रोवाइड करने का काम यहाँ पर करती है। ओके, तो ये आपको मकसद पता चल गया, आपको इसके बारे में सब चीज़ें पता चल गई। अब इसके बारे में ये पूरा पेज भी दिया गया था, तो हम इसमें से जो पॉइंट नहीं पढ़े उसको यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2012 में बनाया गया। 2 तरह के मिशंस को हमने मिला करके ये प्रोग्राम बनाया था। पहला मिशन है नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशन और दूसरा मिशन है मिशन ऑन जियो स्पैटियल एप्लीकेशन। इन दोनों को मिला करके हमने ये यहाँ पर बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिलोंग, मेघालय के अंदर। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी के बेनिफिट प्रोवाइड कराना है लोगों को, अलग अलग जो कॉपरेशन है उनको, ताकि इंक्लूसिव सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन का किया जा सके। ओके, तो हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, बैम्बू सेक्टर हो, आपका टेक्सटाइल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, ठीक है, उसके अंदर आपको ये आपका टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराने का काम यहाँ पर करेगा। ओके, एनकरेज करता है ट्राइबल ग्रुप्स को कि जो बैम्बू मैट हैं वो बनाए, यानी कि अपना जो लाइवलीहुड है उसको कराने के लिए ये सब काम यहाँ पर करता रहता है कि सेल्फ सफिशिएंसी बनाई रहे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि 16 बैम्बू बोर्ड यूनिट्स भी बनाई गई हैं। ओके, और अंडर द नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चलेंगी। इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और इसने बहुत अच्छा रोल निभाया इन द एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, रिन्यूएबल energy source, bamboo application like construction and structural application, composites and wood substitutes, bamboo for energy, bamboo in industrial products, bamboo planting material, skill development and employment generation में अच्छा काम इन्होंने यहाँ पर किया है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से इतनी पढ़नी थी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। उसके बाद आपको मिलेगा कि NECTAR जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर बनाया गया जब 96 इंडियन साइंस कांग्रेस चल रही थी 2009 के अंदर शिलोंग में, तब इसको यहाँ पर बनाया गया और इसी का ये आउटकम ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बनाया गया। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, ये काम इसका यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑलराइट, इसको स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे और
इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। द NER हैज़ वेस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आपको जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है वो अच्छा खासा मिलेगा। इसीलिए आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है NECTAR ये वर्क कर रहा है इन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसके अंदर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। भाई आपका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करनी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगाने हैं, तो आपको पैसा तो चाहिएगा, टेक्नोलॉजी भी चाहिएगी। तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है टेक्नोलॉजी को जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को हार्नेस कर सके, स्पेशली सोलार, विंड एंड बायोमास और हाइब्रिड प्रोसेसेस के थ्रू। बस समझ में आई। तो इतना आपको यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि क्या क्या काम चल रहे हैं। तो जूट है, प्लास्टिक है, बैम्बू बेस्ड है, गैसिफिकेशन, ये सब पावर जनरेशन, थर्मल एप्लीकेशन, इन सब के लिए आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड की जा रही है बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो NECTAR यूनिक एंड डिस्टिंक्ट वर्क जो कि आपका प्रोवाइड कराता है सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस प्रोवाइड कराता है और सपोर्ट करता है नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो प्रॉब्लम्स हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट and other related bodies. It is adopting applications or relevant providing technologies preferably available in central and state government laboratories, institutions and startups in all the essential areas. तो सेम बात लिखी हुई है कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम इसका है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन पर्टिकुलर सेक्टर्स। प्रोग्राम्स फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ये इनिशिएट किए गए हैं बाय द NECTAR। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो 30 मिलियन मैन डेज पर एनम हैव बीन जनरेटेड। ओके, तो अच्छा खासा आउटपुट भी ये यहाँ पर जनरेट करता है। और वुमेन आप देखेंगे कि वुमेन ऑफ NER को भी इन्वॉल्व कर रखा है इन द वीविंग एक्टिविटीज़, जिसके कारण वुमेन्स के अंदर भी सेल्फ सफिशिएंसी की भावनाएं और वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ को ले जाएं। और इकोनॉमिक जो आपका यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा उनको इकोनॉमिक सस्टेन भी यहाँ पर हमें करना है। ओके, तो इस तरीके से स्किल को इम्प्रूव करना है, सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा कि सब कुछ इसी ऑर्गेनाइजेशन से हमें कराना है और ये चीज़ें आपको इस तरीके से मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के आपको आर्टिकल समझ में आया। जो सबसे पहले बताया आप उसको पढ़ करके भी जा सकते हो, बस बात समझ आई। आप इसको पढ़ के भी जा सकते हो बस, ठीक है। तो ये आप समझने की कोशिश करो कि कैसे आपको पढ़ना होता है। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद भी कुछ मैंने यहाँ पर शायद काम की चीज़ दिखे थी, ठीक है। तो डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, तो ये तो आपको मैंने अभी बताया कि 30 मिलियन है, ठीक है, वुमेन्स का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऑलराइट, और जो बैम्बू स्टिक से बैम्बू का किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके, किस तरीके से जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, सोशल सिचुएशन है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। कोस्ट इफेक्टिव रॉ मटेरियल है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है वो दी जा सकती है। प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीनरीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग बैम्बू स्टिक्स एंड द विलेज लेवल, ये सब किया जा सकता है। जैसे अगरबत्ती स्टिक्स हैं, ठीक है, बैम्बो शूट्स हैं, इन सब का यूज़ करके कैसे काम किया जा सकता है। दूसरा आपको मिलेगा जो एप्लीकेशन टू द इंटरनल सिक्योरिटी यूजिंग द 3D डिजिटल टेरेन मॉडल्स। आपको मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा जो टेरेन एरिया आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, मतलब कहीं पर पहाड़, कहीं पर कुछ, कहीं पर घाटी, कहीं पर नदी, कहीं पर झील, कहीं पर झरने, इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अब उसका 3D मॉडल बनाया जा रहा है ताकि पूरी तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दिया जा सके। ओके, तो ये मॉडल आपका यूज़ किया जा सकता है इन द ऑपरेशन रूम एंड इन द फील्ड ऑल्सो, कि जो इंसर्जेंसी वहाँ पर होती है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस इनको यूज़ कर सकती हैं, स्टेट पुलिस इनको यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। ओके, तो पूरा का पूरा एरिया इस 3D डिजिटल टेरेन मॉडल्स के अंदर अपलोड करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही इसके अंदर कवर हो पाया है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि इसके लिए आपको हाईली स्किल टेक्निकल स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो जो कि आपका पैरामिलिट्री फोर्स को, स्टेट पुलिस को ज्वाइन कर सके और डिफरेंट लोकेशंस और स्टेशंस पर मदद कर सके। ये सब चीज़ आपको मिलेंगी और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर इससे भी अच्छे पॉइंट हैं, ठीक है, याद रखो उन चीज़ों को, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट साइबर सिक्योरिटी का है, राइट, और ड्रोन डेवलपमेंट का। और ड्रोन के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ड्रोन से हमले होने शुरू हो चुके हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद आपको मिलेगा कि अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इन सभी स्कूल्स का अभी यहाँ पर आपका जो मॉडल है वो भी अपलोड किया जाएगा, ताकि ओवरऑल जो वर्क है एक ही मॉडल के थ्रू यहाँ पर किया जा सके, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो और इंटरनल सिक्योरिटी को भी चेक किया जा सके। ऑलराइट, तो ये सब काफ़ी है आपके लिए, इतना ही आपको पढ़ना है। उसके बाद ये सब आपको नहीं पढ़ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि ये क्या है, इतना पढ़ लिया है, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी, जो है नेशनल लेवल पर पढ़ो और बात ख़त्म करो, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर इतनी पढ़नी है। उसके बाद आप
ऑलराइट, तो अब चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि आपको मिलेगा अबाउट द वेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो योजना का इस बार का ये सबसे खूबसूरत आर्टिकल यहाँ पर दिखेगा। इससे मेंस के 3 क्वेश्चन यहाँ पर निकल करके आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। और तीसरा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ओके, तो इन सबको देखते हुए हम इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये मात्रा में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऊपर से हमने पेरिस एग्रीमेंट भी यहाँ पर साइन किया हुआ है, जिसके कारण हमको जो अपना ग्लोबल टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का 2 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने देना, और जितना हो सके 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखना है। लेकिन जितनी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 40 सालों में ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज़ हुई हैं, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते अंडर 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस वजह से इनके पीछे सभी तरीके के कारण आपको नजर आएंगे। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो या फिर आपकी नेचुरल एक्टिविटीज़ हो, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, जिसके कारण आपको देखने के लिए मिलेगा कि ड्रोट जैसी कंडीशंस आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिवास्टेटिंग फ्लड्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, हीट वेव्स हैं, हैवियर एंड परसिस्टेंट रेनफॉल देखने के लिए मिलेगी, फेरोसियस फॉरेस्ट फायर जैसा कि आपको ऑस्ट्रेलिया में नज़र आई, जैसा कि आपको ब्राज़ील में नज़र आई। तो ये सब आपको कारण मिलेंगे। साथ ही आपका आइस बहुत तेज़ी से मेल्ट होगी, फिर सी लेवल राइज होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमन सेटलमेंट्स को एंडेंजर्ड फील होगा, एनिमल्स की लाइफ को खतरा होगा, और साथ ही फॉरेस्ट कवर भी लॉस होगा। तो इन सब चीज़ों के कारण आपको ये सब कारण देखने के लिए मिलेंगे कि किस तरीके से आपका जो पेरिस एग्रीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक कंसेप्ट यहाँ पर उभर करके आता है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को आप समझिए कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस है, CO2 को छोड़ करके कोई भी ग्रीन हाउस गैस है, वो कितनी हीट को एब्जॉर्व कर लेती है कंपेयर्ड टू CO2। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि CO2 का जितना मास आपका हीट को एब्जॉर्व करता, उसकी तुलना में दूसरी ग्रीन हाउस गैस कितनी मात्रा को हीट की एब्जॉर्ब कर रही है, उसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 के लिए 1 लिया जाता है, इसकी तुलना में डिफाइन किया जाता है कि 72 है तो आपका CH4 के लिए है। क्योंकि उससे 72 टाइम्स हीट एब्जॉर्ब करेगी CH4। इसका कहने का मतलब ये है अगर हम उतनी ही मात्रा में CH4 वातावरण में छोड़ देते हैं। ओके, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम अब बात करें तो सॉलिड वेस्ट जो दुनिया भर में जनरेट हो रहा है वो कई तरीके का आपको मिलेगा। जैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट अलग होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट अलग होता है, बायोमेडिकल वेस्ट अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग होता है और हजार्डस वेस्ट अलग होता है। याद रखना इन चीज़ों को। तो ये सारे वेस्ट आप एक ही जगह पर इन सभी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें इनका वेस्ट कलेक्शन को बढ़ाना होता है और हमें इंसिनरेशन करना होता है। इंसिनरेशन का मतलब आपको इनको ट्रीटमेंट करने के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, और आप जब इनका ट्रीटमेंट करोगे तो भी CO2 रिलीज़ होगी वातावरण के अंदर। अब आप ये पॉइंट्स देखिए यहाँ पर, अगर आप इनका ट्रीटमेंट करते हो, इंसिनरेशन करते हो तो CO2 रिलीज़ हो रही है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक वेस्ट, एक ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है जो एग्रीकल्चरल वेस्ट आपका, ठीक है, अगर आप उसका एनारोबिक डीकम्पोजिशन करोगे तो वातावरण में CH4 यानी मीथेन रिलीज़ होगी, और मीथेन का मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बताया जो कि 72 होता है। ओके, तो आप समझिए कि एनएरोबिक डीकम्पोजिशन करने में कितना ज़्यादा खतरा यहाँ पर आपको दिखेगा। एनएरोबिक डीकम्पोजिशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप यहाँ पर उसका डीकम्पोजिशन कर रहे हो। ठीक है, उसी के साथ आपको मिलेगा कि अगर आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हो, कंपोस्टिंग करते हो द वेस्ट, तो वहाँ से आपको नाइट्रस ऑक्साइड इमिट होती दिखेगी, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 289 है, यानी कि CO2 के कंपेयर में 300 गुना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि एक होता है ब्लैक कार्बन का जो आपका ब्लैक कार्बन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो आपका 3200 होता है, यानी कि 3200 आप समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 3000 गुना ज़्यादा हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगी। तो हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये सारे वेस्ट जो मैंने आपको गिनाए, इन सभी वेस्ट का जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके लिए आपको अलग तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए होगी, आपको हर तरीके के लिए अलग अलग काम यहाँ पर करने होंगे, आप एक साथ नहीं कर सकते, और वो भी सबसे अच्छे तरीके के करने होंगे अगर आपको उसके और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट से बचना है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से बचना है। तो
उसके बाद दुनिया भर में जितना भी जनरेट होता है उसका 70% वेस्ट आपका ओपन डंप्स में चला जाता है, लैंड फिल्स में यहाँ पर डाल दिया जाता है, जिससे कि ग्रीन कवर डिक्रीज़ हो रहा है, नेचुरल कार्बन सिंक्स यहाँ पर रिड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका जो पॉइजनस तरीके का वेस्ट वाटर सिलज है वो आपका लीचिंग के ज़रिए ग्राउंड वाटर में पहुँच रहा है, जिससे कि सॉइल भी बेकार हो रही है, ग्राउंड वाटर भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके, उसके बाद जो पुअर हैं, अनप्रिविलेज्ड पीपल हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्हें तो वही पानी पीना होता है जो धरती से आ रहा है, कि उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती। ओके, तो इसके बेस पर आपको क्या पता लगेगा कि आपको पता लगेगा कि ग्लोबली 2.01 बिलियन टन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट जनरेट होता है एनुअली, और आप देखेंगे कि वेस्ट जनरेशन 2050 तक एक पर्सन आपका 0.11 से लेकर के 4.54 केजी तक का वेस्ट जनरेट करेगा एक पर्सन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट यहाँ पर जनरेट होगा, जिसके कारण आपको मिलेगा कि जो वेस्ट जनरेशन ग्लोबली आपका राइज हो जाएगा 2050 तक 3.40 बिलियन टन तक। ठीक है, अब ये सब डाटा है, जितना कम हो सके उतना याद रखने की कोशिश करें, या आप अपनी तरफ से बना भी सकते हो पेपर में बैठ करके। किसी को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता होता, ये सब चीज़ें ऐसे ही लिखी जाती हैं। ओके, इंडिया विद अ ग्लोबल पॉपुलेशन 18% तक शेयर करता है, लेकिन कंट्रीब्यूट करता है आपका वेस्ट जनरेशन में 11% तक। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी अभी के अभी। ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा कि ये चीज़ मैं अलग तरीके से बताऊंगा, ये यहाँ से आप समझिए। द कंपोजिशन ऑफ द ग्लोबल वेस्ट, दुनिया भर में जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका कितने परसेंट कौन सा वेस्ट है, तो उसका 44% वेस्ट जो है वो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है। देखिए, ऑर्गेनिक वेस्ट की सबसे खास बात ये होती है कि आप इसको और कामों में यूज़ ले सकते हो, जैसे बायोफ्यूल के जनरेशन में आप इसको यूज़ ले सकते हो। बहुत ही इससे अच्छा इसका उपाय नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अगर ये इतना ज़्यादा परसेंटेज है तो आपको इसको बायोफ्यूल के रूप में यूज़ लेना चाहिए। ब्राज़ील है, यूएसए है, अच्छा खासा यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें भी इसका यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा मिलेगा आपको कि ये आपको मिलेगा 17% आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा पेपर एंड कार्डबोर्ड के ज़रिए यहाँ पर आता है। फिर 12% आपको प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता हुआ दिखेगा, और आपका फिर 5% के अंदर ग्लास वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये 4% मेटल वेस्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, 2% आपका वुड वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, और 2% ये आपका रबर एंड लेदर वेस्ट आ जाएगा, और 14% में यहाँ पर आपकी अदर वेस्टेज यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि ये जितना भी वेस्ट यहाँ पर जनरेट हुआ 100%, इसका हम ट्रीटमेंट और डिस्पोजल किस तरीके से करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है बाई 33% हम खुले में ही डाल दे रहे हैं वेस्ट, ओपन डंप्स। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा काम चल रहा है। रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2018 की, व्हाट अ वेस्ट 2.0, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, और ये बनाने में भी इजी होता है पेपर के अंदर। ठीक है, बस कलर नहीं मिलेंगे तो आप शेड करके काम कर सकते हो। दूसरा 25% बेस्ड लैंड फिल के जरिए किया जाता है, जो कि अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आपको मिलेगा कि यहाँ पर 13.5% वेस्ट जो है वो आपका रिसाइकिल किया जा रहा है, और 11.1% वेस्ट आपका इंसिनरेट किया जाता है। उसके बाद आपको मिलेगा कि 7.7% वेस्ट आपका सैनिटरी लैंडफिल्स, जो कि हमारे पास स्पेसिफाइड हैं, उनके अंदर मिलेगा। कंट्रोल लैंडफिल्स मिल जाएंगे आपको, फिर कंपोस्टिंग के अंदर और अदर्स भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको शुरू के 2 या 3 सबसे ज़्यादा किस तरीके से करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से वेस्ट जनरेट होता है, इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के साथ हमें ये चीज़ें पता लगेंगी कि इन सब चीज़ों के कारण देखिए, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स आर नोन फॉर कॉजिंग ह्यूज डेब्रिस एट डिजास्टर बेस्ड हीट वेव्स। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके के कारण आपको मिलेंगे। जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज आपका आएगा, क्लाइमेट चेंज के कारण हीट बढ़ेगी, डिजास्टर्स एंड वेस्ट आपकी जो रिलेशनशिप हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यहाँ पर आएंगे, जैसे कि रेनफॉल है, डस्ट स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है, हीट वेव्स है। ये सब कोज हैं, नेचुरल कोजेज आपके बढ़ जाएंगे। सॉलिड वेस्ट के ज़रिए आपके ये सब कारण यहाँ पर उत्पन्न होंगे। तो इम्पैक्ट ऑफ जब सॉलिड वेस्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं द क्लाइमेट चेंज, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि क्या क्या होगा। अभी मैं आपको सीधे इंपॉर्टेंट चीज़ पर लेकर के चलता हूँ, जो कि आपकी ये इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। अब क्लाइमेट चेंज के कारण 3-4 वेदर इवेंट्स आपको देखनी है। एक तो टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस होंगे और एक्सट्रीम टेम्परेचर राइज हो जाएगा।
ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का यही तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसी वजह से तो हमें इसको रोकना है। और दूसरा आपको मिलेगा कि रेनफॉल का जो पैटर्न है वो यहाँ पर अलग तरीके से चेंज होता है। जैसे क्लाइमेट चेंज के कारण आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मिडिल इंडिया के ऊपर आपका अब रेनफॉल होनी थी वो वेस्टर्न इंडिया की तरफ सिकुड़ती चली जा रही है, तो वो वेस्टर्न इंडिया की तरफ ज़्यादा जा रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, तो रेनफॉल का अपना इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तीसरा, विंड स्टॉर्म यहाँ पर चलने लगेंगे। ये सब कारण है क्लाइमेट चेंज के, और क्लाइमेट चेंज से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से अफेक्ट होता है। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। जैसे पहला होगा कि प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, तो जब मैंने आपको बताया कि रेनफॉल जिस जगह पर पड़नी चाहिए उस जगह पर नहीं पड़ रही है, साउथ वेस्ट जो मानसून इंडिया के अंदर आता है उसका अगर आप देखें तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए आपका नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, और वो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ ना पड़ करके वो इम्पैक्ट वेस्टर्न इंडिया की तरफ हैवी रेन यहाँ पर जा रही है। तो जबकि ज़रूरत हमें कहाँ पर है, ज़रूरत है हमें मिडिल इंडिया की तरफ, हमें ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के इलाकों में इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी रेन ना होकर के दूसरी साइड जा रही है, ये खतरा आपका दिखेगा। तो इस तरीके से आपके जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है रेनफॉल का, उसके कारण आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो एवरेज से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि हॉटर एंड ड्रायर समर्स की तरफ हम चले जाते हैं। विंटर्स सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और साथ ही आपको दिखेगा कि जो वेदर इवेंट्स हैं जैसे ड्रॉट्स हैं, हरिकेन्स हैं, साइक्लोन्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो ये डैमेज करेंगे टू द प्रॉपर्टी, टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू द ह्यूमन लाइफ्स, और साथ ही अफेक्ट करेंगे वाटर अवेलेबिलिटी को, और साथ ही कॉम्प्लिकेट कर देंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर को। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हो, या फिर आपने अभी देखा कि 33% से ज़्यादा वेस्ट जो है ओपन डंप साइड्स में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर अगर बरसात होगी तो पानी के ज़रिए वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स वहाँ पर होंगे, जो भी हार्मफुल पॉइजनस चीज़ें होंगी, वो तो लीचिंग के ज़रिए ग्राउंड वाटर में चली गई। बाकी आप मैनेजमेंट किस चीज़ का कर रहे हो ये तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको परेशानियाँ देखने के लिए मिलेंगी। अब इन सब चीज़ों के कारण प्रेसिपिटेशन पैटर्न यहाँ पर चेंज हुए। आपके आपका जो डेली प्रेसिपिटेशन का रेट है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल दिखेगा, कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल होगी। रिस्क ऑफ फ्लडिंग यहाँ पर बढ़ जाएगा। ओके, और आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया। सप्लाई सिस्टम आपका हिंडर होगा, साथ ही हाउस होल्ड वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। आपने देखा होगा एक साइक्लोन आता है तो कितनी ज़्यादा तबाही होती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा खासा नुकसान होता है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फिर आपको मैनेजमेंट भी तो करना होगा। इन एक्सेसिबल ऑफ वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़, वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ की तरफ हमारी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रास्ते में आपकी अलग अलग तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्लडिंग ऑफ साइड ड्रेनेज सिस्टम, ये मैंने आपको बताया कि जिस साइड पर आपने यहाँ पर वेस्ट को डाला है वो साइड अपने आप बह जाती है, और सारा का सारा जो वेस्ट है वो आपका चला जाता है इन द वाटर बॉडीज़। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से इतनी समझनी थी कि किस तरीके से प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज होने से इम्पैक्ट पड़ता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ को। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये तो है आपका इंक्रीज़ हो गई रेनफॉल जो इस तरीके से इंक्रीज़ हुई। दूसरी तरफ इसका रिडक्शन भी हो सकता है। रिडक्शन होने से ड्रॉट एंड वाटर स्केर्सिटी जैसी सिचुएशन यहाँ पर आ जाएंगी, जो कि अपने आप में अच्छी नहीं है। तो रेनफॉल के पैटर्न सेम होने चाहिए जैसे कि होते हैं। एक जगह पर जितनी वर्षा होती है उतनी ही होनी चाहिए। अगर उतनी नहीं हो रही है तो आपका ये समझने का मुद्दा है कि कहीं और उससे ज़्यादा वर्षा होगी, जिससे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाएगा, जो कि खतरे से खाली नहीं होगा। ओके, तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर देखना था कि किस तरीके से काम चलता है। दूसरा, टेम्परेचर पैटर्न में चेंज हो सकता है। टेम्परेचर पैटर्न में आपको मैंने बताया कि जैसे बरसात के अंदर है कि एक जगह पर ज़्यादा वर्षा हो गई और दूसरी जगह पर कम प्रेसिपिटेशन हो, ऐसे ही आपका टेम्परेचर का है। कहीं फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा दिखेंगे टेम्परेचर में। डेली मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आपके अलग अलग हो सकते हैं, एक ही जगह पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और हमने रिकॉर्ड किए भी हैं। ओके, तो फ्रिक्वेंट ऑकरेंस ऑफ वेरी हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड हीट वेव्स आर टेकिंग प्लेस। अब जब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा तो आपकी हीट वेव्स वहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएंगी, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाएगा, जिसके कारण आपको मिलेगा दिस इज फास्टनिंग द रेट ऑफ डिग्रेडेशन एंड द डीकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट फॉर विच द कंटेम्प्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ। बात समझ में आई आपको? तो डीकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन का जो रेट है वो यहाँ पर तेज़ हो जाता है, जिसके कारण वेस्ट मैनेजमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इम्पैक्ट मिल रहा होगा कि किस तरीके से आपका
टेम्परेचर पैटर्न का चेंज होना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इम्पैक्ट करता है। हालांकि ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। इन अदर इंस्टेंसेस हाई टेम्परेचर कैन कॉज ड्राइंग अप ऑफ द कंपोस्टेबल वेस्ट, और साथ ही डिकम्पोजिशन प्रोसेस को हिंडर कर सकता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स फेल हो जाते हैं टू द सस्टेन, माइक्रोब्स डिग्रेड करने का काम करते हैं और वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ दोनों ही रिस्क में चले जाते हैं। ओके और फिर वहाँ से जो अनप्लीजेंट ऑर्डर आपको देखने के लिए मिलेगी, डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिलेगा एक्सट्रीम टेम्परेचर के जरिए, एयर पोल्यूशन के जरिए, वो आपकी वर्कर्स की सेफ्टी एंड हेल्थ को भी आपका जो है डिस्टर्ब करता है। दूसरी तरफ मेंटेनेंस कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी, एक साइड की मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी यहाँ पर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा है। दूसरा, मैकेनिकल पार्ट्स आपके अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते मशीनरी के, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ओके, तो एडिशनल कॉस्ट यहाँ पर चली जाती है आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। उसके बाद इंक्रीज इन सी लेवल एंड द स्टॉर्म सर्ज विद द इंक्रीज इन द ग्लोबल मीन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा है तो स्नो कवर मेल्ट होगा, स्नो मेल्ट होगी तो सी लेवल राइज यहाँ पर होगा। इसके कारण क्या होगा कि फ्लडिंग के, इनंडेशन के, बंड इरोजन के, सी वाटर इंट्रूजन के, डम साइट के अंदर, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। इनके सबके रिस्क यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स इन द कोस्टल एरियाज जो बनी हुई हैं, वहाँ पर आपका देखने के लिए मिलेगा वाटर पॉल्यूशन। ओके, तो ये चीज़ें स्टॉर्म सर्ज जाएंगे, फिर हरिकेन्स, साइक्लोन्स, इन सब तरीके की चीज़ों के जरिए आपका मिलेगा कि दीज डिजास्टर्स ऑल्सो लीव ह्यूज डेब्रिस एंड डिजास्टर वेस्टेज एज रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशंस। तो एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से टेम्परेचर इम्पैक्ट करेगा, प्रेसिपिटेशन इम्पैक्ट करेगा, सी लेवल, स्टॉर्म सर्जेस का राइज होना इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको इस तरीके से यहाँ पर पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कि सॉलिड वेस्ट का क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर दो तरीके का वेस्ट आ जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट। आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो आपका हम यहाँ पर कर सकते हैं डिकम्पोज एनारोबिकली, इट प्रोड्यूस लैंडफिल गैस, जिसको कहते हैं LFG। इसके अंदर आपकी मीथेन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक वेस्ट का अगर आप एनारोबिक आपका डिकम्पोजिशन करोगे तो आपमें मीथेन जनरेट होती है, जो कि 72 टाइम्स CO2 का उसका जो ग्लोबल पोटेंशियल वहाँ पर होता है। ओके, तो ये आपको मिलेगा। याद रखना कि लैंडफिल गैस के अंदर आपका मीथेन होती है 45 से लेकर के 60% तक। दूसरे नंबर पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी जो कि 40 से 60% होती है, और बाकी के आपको अदर गैसेस भी मिलेंगी। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और राइट अब ये यहाँ पर इतनी सारी गैसेस यहाँ पर जनरेट होंगी, जिसके कारण होगा क्या कि व्हेन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इज़ कैरीड आउट, तो आपका डायरेक्ट एमिशन होंगे CH4 का और CO2 का। और राइट, इनडायरेक्ट एमिशंस भी यहाँ पर होंगे कोज्ड ड्यू टू द फ्यूल कंजम्पशन इन व्हीकल यूज्ड फॉर वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो आप यहाँ पर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके वेस्ट को लेकर के आए हो, उसमें भी यहाँ पर आपका जनरेट होगा और CO2 काफ़ी ज़्यादा जनरेट यहाँ पर हो जाएगी। राइट, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। देयर आर 3 मोड्स, अप स्ट्रीम, डायरेक्ट एंड डाउन स्ट्रीम, थ्रू विच द वेस्ट सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। द अप स्ट्रीम कंट्रीब्यूशन आर इमर्जिंग फ्रॉम द एनर्जी इनपुट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अप स्ट्रीम का मतलब है जब आप शुरुआती स्टेज में होते हो प्रोडक्ट को बनाने की। डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि व्हेन द प्रोडक्ट इज़ इन ऑपरेटिंग मोड, तो आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करता है, और जब आपका आप उस प्रोडक्ट को डिस्पोज करते हो तो आपका डाउन स्ट्रीम कंट्रीब्यूशन करता है। डिटेल में नहीं जाना, काफ़ी है। ओके, तो क्लाइमेट चेंज एंड एफिलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो इफेक्ट ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज वन ऑफ द मेन अल्टरेशन क्लाइमेट चेंज हैज़ ब्रॉट टू द अर्थ्स एनवायरनमेंट। चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न किस तरीके से हार्मफुल होते हैं टू द एफिलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, टू द वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपको ये पता हो, और मैंने बता भी दिया कि किस तरीके से आपका प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, टेम्परेचर का राइज होना है, एटमॉस्फेयर के अंदर आपका जो हीटिंग है उसका बढ़ना किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर से सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर आपका इम्पैक्ट करेगा। वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर एनहेंस्ड विद वार्मर टेम्परेचर सच एज द कन्वर्जन एंड रिमूवल प्रोसेस और द यूजेज ऑफ एनारोबिक रिएक्टर्स, वेयर एज लोअर टेम्परेचर्स आर फेवरेबल फॉर स्टेबलाइजेशन पॉइंट। आपका ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो एफिलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो ऐसे हैं कि आपके जो
बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वार्मर टेम्परेचर पर वर्क करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि लोअर टेम्परेचर पर भी आपका वर्क करेंगे। तो उस हिसाब से अगर टेम्परेचर वातावरण का नहीं हुआ तो हार्मफुल चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा, सी लेवल राइज होने के कोस्टल एरिया के जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन सबको नुकसान होगा। स्टॉर्म सर्जिस से भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा नुकसान होता है, जिसके कारण आपका जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, साथ ही इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, उन सब के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूटता हुआ दिखेगा, मशीनरीज जो हैं वो ख़राब होती दिखाई देंगी। प्रेसिपिटेशन का कारण भी बताया, इसको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है ये सब, ठीक है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ आप यहाँ पर अपना सकते हो, और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। फ्यूजिटिव गैसेज इमिटेड थ्रू वेरियस ईटीपी प्रोसेसेस एंड देयर रीज़न फॉर एमिशंस। तो गैसेज जो आपकी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से निकलती हैं, जैसे मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्यों निकलते हैं ये बताया गया है। जैसे मीथेन मैंने आपको बताया कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन करोगे ऑर्गेनिक मैटर का तो आपका CH4 यहाँ पर निकल करके आएगी। दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर निकल के आएगी अगर आप बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट रिमूवल करोगे या फिर नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन करोगे आप। ओके, तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे, सिग्निफिकेंट अमाउंट और रिफाइनरी इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल वेस्ट वाटर के अंदर से ये सब निकलने के काम यहाँ पर चलता है। ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर जब भी आए कि किस तरीके से वेस्ट को मैनेजमेंट करोगे तो इस स्लाइड को आपको बना करके आना है। पहले वेस्ट प्रिवेंशन, फिर उसका रीयूज़, रिसाइकिल, वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन और फिर लैंडफिल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पर वर्क करने वाले हो। ऑलराइट, उसके बाद इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसको यहाँ पर कहा जाता है। इसके अंदर हम वेस्ट मैनेजमेंट की हिरार्की को दिखाते हैं। ये जो भी मैंने आपको बताया ये आपका इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ही एक तरीका देखेगा कि किस तरीके से आप मैनेज करोगे। ओके, उसके बाद रोल ऑफ पॉलिसी भी जा सकते हैं। जैसे 2008 के अंदर हमने यहाँ पर इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज यहाँ पर लेकर के आए। इसके अंदर आपके 8 एक्सक्लूसिव मिशन थे और उनमें से एक यहाँ पर था कि क्लाइमेट चेंज के कारण जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं उन सबको सॉर्ट आउट करना है। उसके बाद मिशन आपको मिलेगा द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, यहाँ पर बनाया गया। और सॉलिड जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसके मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर वर्क किया जाना था। और इस मिशन के अंदर फोकस किस चीज़ पर किया गया? रिसाइकलिंग पर, रिकवरी पर, जिससे कि वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके, टू बी डिस्पोज इन लैंडफिल्स और ओपन डंप साइट्स उनको मैनेज किया जा सके एंड मैक्सिमाइज किया जा सके रीयूज़ रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। 2015 के अंदर 4 एडिशनल मिशन ऐड कर दिए गए इन नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसमें से कि आपको एक यहाँ पर मिलेगा कि वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन का प्रोग्राम हमने यहाँ पर डाला। याद रखना इस चीज़ को, वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ये प्रोग्राम हमने डाला। इससे हमें क्या चाहिए था? हमें वेस्ट के ज़रिए एनर्जी जनरेट करनी थी। जैसे मैंने आपको ऑर्गेनिक वेस्ट का एग्जांपल दिया, एग्रीकल्चर वेस्ट का एग्जांपल दिया कि बायोफ्यूल आप उससे बना सकते हो, तो वो एक एनर्जी तो है, तो उसको आप यहाँ पर बना सकते हो बाय दिस। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को आपको ट्रीटमेंट साइट तक पहुँचाना है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। और इसमें तो हमने ओपन डेफिकेशन फ्री भी कर दिया है इंडिया को, इसका फेज़ 2 यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर आपको पता चलेगा कि 100% तक हमने ODF फ्री इंडिया को कर दिया है, जिससे कि कम से कम वेस्ट भी यहाँ पर जनरेट होगा। ओके बात, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझनी थी और ये आर्टिकल हमारा यहाँ पर कंक्लूड होता है। 20-25 मिनट आर्टिकल को देखा और आप लिख पाओगे कि किस चीज़ से इम्पैक्ट किस तरीके का पड़ता है। ओके, तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी तो डंप साइट्स बेकार हो जाएंगी, टेम्परेचर राइज होगा मशीनरीज बेकार हो जाएंगी, सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल एरिया पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट यहाँ से निकलने थे, आर्टिकल में इतना ही देखना था। उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है आपका कि बैम्बू को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो बैम्बू के बारे में आपको पता चलेगा कि स्पेशली आर्टिकल नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है। टू अनलीज द ट्रू पोटेंशियल लुक विद इन गोज ए पॉपुलर सेइंग व्हेन इट कम्स टू द अनलॉकिंग न्यू एवेन्यूज इन इंडियाज रूरल इकोनॉमी। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बैम्बू का नाम हमें याद आता है कि हम सोशियो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं बैम्बू का यूज़ करके। ओके, तो बैम्बू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बैम्बू सबसे तेज़ी से ग्रो होता है, क्लाइमेट कंडीशंस को आपका ये सर्वाइव कर सकता है, किसी भी तरीके की क्लाइमेट कंडीशंस हो उसको ये सर्वाइव कर सकता है। ये आपका एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होता है। बैम्बू की एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये इजीली हैंडलिंग है और इससे गुड्स को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान यहाँ पर होता है।
ओके। तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें आप बैम्बू का यूज़ कर सकते हो, जैसे बैठने के सामान है, कुर्सी वगैरह है, मेज़ वगैरह है, वो सब चीज़ें भी आप यहाँ से बना सकते हो। बैम्बू का आपको मिलेगा मैट, चटाइयाँ बना सकते हो, आप उससे फर्नीचर बना सकते हो, बास्केट बना सकते हो, टॉयज़ बनते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं। ओके, तो इसको पुअर मैंस टिम्बर भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो पुअर मैंस टिम्बर भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद बात करें ग्लोबल इंडस्ट्री रिपोर्ट 2019 से 25 की, तो आपको मिलेगा कि ग्लोबल बैम्बू का मार्केट साइज़ 68 बिलियन डॉलर था 2018 के अंदर, और यहाँ पर 5% से बढ़ने के चांसेस हैं 2019 से 2025 तक। हर साल 5% के हिसाब से बढ़ने के चांसेस हैं ग्रोथ के। इन इंडिया बैम्बू एक इम्पोर्टेंट प्लांट है जो कि अच्छा खासा फॉरेस्ट कवरेज और डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, और आपको मिलेगा कि इट इज़ ग्रोन इन ओवर द आपको मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा खासा मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर मिलेगा। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर इंडिया का 60% बैम्बो रिजर्व हैं। पीटी का पॉइंट है, याद रखना, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। इंडिया की आपको 125 इंडिजीनियस एंड 11 एक्जोटिक स्पीसीज मिल जाएंगी इंडिया के अंदर बैम्बो की। ओके, तो सब पॉइंट हैं जो रटने हैं, आपको कोई चारा नहीं है आपका। इस सब के बावजूद इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का। ओके, तो ये पॉइंट भी पीटी का आपका हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। और ओके, और इसके बाद अगर हम देखें द मार्केट शेयर ऑफ बैम्बू कल्टीवेशन इन इंडिया इज़ ओनली 6%। इंडिया के अंदर बैम्बू का जो मार्केट है वो सभी मार्केट्स का कुल मिलाकर के कुल 6% ही आपका कंस्टिट्यूट करता है। द बैम्बू इंडस्ट्री इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ द इशूज ऑफ द चैन इंक्लूडिंग रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव बैरियर्स टू द कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग ऑफ बैम्बू, चैलेंज इन द प्रोक्योरमेंट, लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ एमंग द प्राइमरी यूज़ ऑफ बैम्बू, लैक ऑफ मार्केट लिंकेजेस, इनसफिशिएंट मार्केट डिमांड, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से सिर्फ 6% ही कंस्टिट्यूट कर पा रहा है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। कौन कौन से कारण, एक बार फिर से पढ़िएगा, ये मैंने आपको सुना दिया। ये सब वही कारण है जो कि हर सेक्टर के अंदर हैं। ओके, तो कोविड-19 आया, सरकार ने कहा आत्मनिर्भर भारत के अंदर अब बैम्बू का यूज़ करके सबका साथ सबका विकास करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल जो नेशनल बैम्बू मिशन है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस मिशन को लॉन्च किया गया। एम क्या था, किया था कि बैम्बू सेक्टर के अंदर जॉब्स को क्रिएट करना है, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, और एजेंडा ये था कि डबल फार्मर्स इनकम 2022 तक करनी है, और वो तो यहाँ पर दिख रहा है कि हो जाएगी जल्दी, ठीक है। टू प्रमोट रूरल वेलफेयर को प्रमोट करना है, रिड्यूस करना है एग्रेरियन डिस्ट्रेस को, लोगों की इनकम को बढ़ाते हुए, और साथ ही ब्रिंग करना है ब्रिंग पैरिटी बिटवीन इनकम ऑफ फार्मर्स एंड दोज वर्किंग इन द नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन, उनकी इनकम को भी समान करने का काम करना है। द ग्रोथ द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2019 की बात माने तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा कि कहाँ पर किस तरीके से होता है आपका बैम्बू का कल्टीवेशन। ओके, तो सबसे ज़्यादा आपको मिल ही जाएगा कि टोटल मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, और उस हिसाब से आप यहाँ पर जान सकते हो कि कंट्री का 60% से ज़्यादा तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही होता है, बाकी का आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर भी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन होता रहता है। राइट, उसके बाद आपको मिलेगा कि डिमांड किस तेज़ी से बढ़ रही है बैम्बू इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर। तो पॉपुलेशन, इनकम ग्रोथ, ये दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, जिसके कारण एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे और फेवरेबल डेमोग्राफीज़ हमें देखने के लिए मिलेंगी, मतलब लोगों की जो चॉइस है वो इसकी तरफ को यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, हाइब्रिड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आपको बैम्बू इंडस्ट्री के अंदर लाने पड़ेंगे, जिससे कि अच्छे तरीके से आपका बैम्बू जो है वो ग्रो हो सके। फेवरेबल क्लाइमेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एंड वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, मैकेनाइजेशन, इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, साथ ही ग्रीन रेवोल्यूशन पर चलाना पड़ेगा इन द नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, स्पेशली फॉर द बैम्बू। ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का, ताकि हमें लेबर फोर्स भी अवेलेबल हो जाती है इन द बैम्बू इंडस्ट्री। उसके बाद ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, लोन भी अच्छा मिल रहा है, एमएसपी भी सरकार इस पर बढ़ाती चली जा रही है, परंपरागत कृषि की तरफ विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, संसद आदर्श ग्राम योजना, और एक्सपोर्ट भी यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं अलग अलग चीज़ों के। तो ये सब है, किसान रथ चलाया, किसान रेल चलाई, किसान उड़ान स्कीम है, ताकि जो पेरिसेबल कमोडिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर काम किया जा सके। राइट, तो ये तो इन्होंने बैम्बू के नाम पर आपका वीट के बारे में दे दिया, या टॉप जो क्रॉप्स हैं टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, उनके बारे में दे दिया, ठीक है। बट आप समझिए कि बैम्बू के लिए भी यही सब चीज़ें हमें चाहिए, टेक्नोलॉजी वगैरह। ओके, तो नेशनल लेवल पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की थी वो यहाँ पर वर्क कर रही है, नेशनल बैम्बू मिशन यहाँ पर चला जा रहा है। रीजनल बेसिस पर भी मैंने आपको बताया NECTR नाम की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर वर्क कर रही है, और साथ ही स्टेट लेवल पर भी आपको मिलेगा कि जो स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर स्टेट बैम्बू मिशन चलाए हुए हैं।
ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड है और पूरी मैगज़ीन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। लास्ट के जो ये 2 आर्टिकल थे ये आपको इसी तरीके से पढ़ने थे, बस मोटा मोटा आपको यहाँ से जानना था, आपको सिर्फ पॉइंट निकालने थे कि किस तरीके से यहाँ पर वर्क होगा। ओके, तो इस मैगज़ीन को हम इसी तरीके से कंक्लूड करेंगे। अगर आप लास्ट तक पहुँचे हो तो आपको कमेंट के अंदर लिखना है कि मैं लास्ट तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो इससे आपको पता अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि आपने पूरी वीडियो को यहाँ पर देखा है और आपको एक जो हैप्पीनेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। और मैगज़ीन इतनी ही खास थी बस जितना हमने इसमें पढ़ा, इसके अलावा आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।